शुरू करें. So it's 9. Hello everyone. Good morning to all. पहले वापस से रिकॉल करते हैं. रिकॉल जब हम कर रहे हैं तो खाली मैंने नहीं, आपने भी रिकॉल होना चाहिए पूरी चीज़ें जितने भी अपन ने पढ़ी है. तो वो रिवीजन आपने भी अपने लेवल पे बोलते रहना है, करते रहना है. ये पूरे जितने भी समरी हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए. सवाल इससे बाहर कहीं जा ही नहीं सकता. सप्लाई के ऊपर सवाल है तो करेक्ट. तो सबसे पहले अपन ने शुरू किया था सप्लाई अंडर जीएसटी को लेके. सप्लाई अंडर जीएसटी जब अपन ने चालू किया तो उसमें अपन ने देखा था सेक्शन 7 उसे टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी माना गया था. सबसे पहले 7 से देखा था, फिर देखा था बड़ा हाथी कौन है, 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए. उससे पहले 7 की पूरी एक आउटलाइन बाउंड्री ली थी. 7 में टोटल कितने सबसेक्शन है? 4. 1, 1A, 2 और 3, ये 4 सबसेक्शन है. 4 सबसेक्शन के बाद उसके अंदर अपन ने देखा था सबसे मेन है 7 सबसेक्शन 1. उसके अंदर क्लॉजेज होते हैं. कितने क्लॉज है? उसके अंदर भी 4 क्लॉज है. 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए, क्लॉज डबल ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी. तो ये सारी बातें जो हैं ये पहले आउटलाइन बाउंड्री है सेक्शन 7 का. इसके अलावा 3 शेड्यूल्स है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3. ये पूरी बातें जो है ये सप्लाई चैप्टर को ओवररन करती है. उसके बाद एक अलग टॉपिक है कंपोजिट मिक्स सप्लाई, वो चालू करेंगे तो समझ जाना ये चैप्टर समाप्ति की ओर है. ठीक. फिर अपन ने सबसे पहले शुरू कर दिया था 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए को लेके. 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए जो अपन ने चालू किया था वो चालू ही होता है सप्लाई इंक्लूड्स क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods, services or both made agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of business. तो ये पूरा सप्लाई का मतलब है. आपने भी अपने लेवल पे चिल्ला चिल्ला के, मन में जोर से चिल्लाना, क्लास में भी जोर से चिल्लाना, उस तरीके से अपन ने सप्लाई को पूरा पढ़ना है. तो 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods, services or both made agreed to be made for a consideration by a person in course furtherance of बिजनेस. फिर अपन ने इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस चालू किया. डिटेल्ड एनालिसिस जब अपन ने चालू किया तो उसमें देखा फॉर्म्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या. तो पता चला फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है जिसमें 8 तरीके दिए गए एग्जांपल के तौर पे. लाइक फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल. ये 8 प्रकार के फॉर्म ऑफ सप्लाई हैं. करेक्ट. लेकिन सच एज करेक्ट तो ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. पर ये 8 तो है ही. इनमें से 8 में से कोई भी एक वर्ड भी डिफाइंड नहीं है जीएसटी लॉ में, ये अपन ने देखा था. तो सिंपल सेंस में सेल मतलब सेल्स, ट्रांसफर मतलब एक तरीके का स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ लिया. तो रेदर ये एक नहीं, ये 2 सप्लाई है, दो जीएसटी लगते हैं. करेक्ट. ये हमने देखा था. एक्सचेंज मतलब चीज़ दे के बदले में कुछ चीज़ मिल भी रही है और हो सकता है पैसे भी मिल रहे हो, तो वो एक एक्सचेंज होता है. लीज, लाइसेंस, रेंटल जो होता है वो एक तरीके की सर्विस है. डिस्पोजल जब आप कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हो. अब आपको इसमें भी पता है, अब मैं सब चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ समझाता जाऊंगा. तो अगर आप कोई चीज़ को डिस्पोज करते हो तो दो बातें हैं. मैंने ऐसे ही किसी को डिस्पोज कर दिया या मैंने पैसे लेकर डिस्पोज किया. पैसे लेकर डिस्पोज किया तो वो तो सप्लाई आएगी या 7(1)(a) के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी हो रही है, डिस्पोजल कंसिडरेशन है पैसा. और अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो सप्लाई भी है, जीएसटी लग जाएगा. लेकिन अगर मैंने किसी को फ्री में डिस्पोज कर दिया तो वो सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने उस एसेट का आईटीसी लिया था कि नहीं, क्योंकि पैरा 1 शेड्यूल 1 लग जाएगा इस केस में. और अगर मैंने परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट किया जिसमें आईटीसी अवेल था, तो अब उस केस में वो 7(1)(c) के अंदर एज पर शेड्यूल 1 डीम सप्लाई के अंदर आ जाएगा. ये अपन ने सीखा था. ठीक बात है. फिर उसके बाद अपन ने गुड्स और सर्विसेज क्या होता है उसको देखा था. तो गुड्स के बारे में देखा डिफाइंड अंडर सेक्शन 252 एंड सर्विसेज डिफाइंड अंडर 2102. तो 252, 2102 ये डेफिनेशन है गुड्स और सर्विसेज की. तो गुड्स के बारे में देखा था. गुड्स का मतलब क्या होता है? ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. हाउएवर इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ट्रीज, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड which are severed or agreed to be severed under a contract of supply. तो इसको आप गुड्स बोलते हैं. इसका मतलब गुड्स में क्या क्या नहीं आता? तो मनी नहीं आता, सिक्योरिटीज नहीं आता, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता. ये सब गुड्स नहीं होते. ये अपन ने सीखा फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. एक्शनेबल क्लेम गुड्स के अंदर शामिल है. हाउएवर जैसा मैंने बोला आप कनेक्ट करता हुआ चलूंगा. तो जब शेड्यूल 3 में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है एक्शनेबल क्लेम इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. तो सवाल है, इधर बोलता है गुड्स, उधर बोलता है नाइदर गुड्स और सर्विसेज, तो फिर मतलब क्या फर्क क्या? तो वहां पे ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, ये सब जो होता है, लॉटरी, ये सब चीज़ों को सप्लाई मानना था. तो इसलिए
यहाँ से एक्शनेबल क्लेम को पहले गुड्स बोला और वहाँ पे फिर शेड्यूल 3 में बोला नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई नहीं होता, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन फिर भी बेटिंग गैम्बलिंग ये सब जो है ये एक्शनेबल क्लेम के अंदर आएगा और इस पे जीएसटी लगेगा। खास तौर पे अभी लगेगा सीधा कितना 28% जीएसटी लग जाना है। करेक्ट, तो इसको 28% कैटेगरी में डाल दिया रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट, कुछ मतलब 4-5 महीने पहले। उसके बाद अगर अपन बात करें सर्विसेज, तो सर्विसेज जो है वो डिफाइंड है 2 क्लॉज 102 में, जो बड़ा सिंपली डिफाइन करता है सर्विस का मतलब क्या। तो सर्विस मींस, पहले तो गुड्स मींस फिर सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटीज, हाउएवर any activity in relation to use of money or its conversion from one form currency denomination to other form currency denomination for which separate consideration is charged, तो वो भी सर्विस है। करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन में बोला गया कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं विच इंक्लूड्स फैसिलिटेशन और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, तो उसको भी सर्विस माना जाएगा। अब इसको लेके हमने कई सारे सवाल जवाब क्लैरिफिकेशन देखे थे, जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या ये सप्लाई है कि नहीं है। तो आज हम देखते हैं मनी और सिक्योरिटीज ना गुड्स होते हैं ना सर्विस होते हैं, दोनों की डेफिनेशन से क्राइटेरिया से बाहर है। मनी क्या होता है लॉ में ये भी डिफाइंड है, और सिक्योरिटीज क्या है उसका मतलब वही होता है जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड होता है। करेक्ट, तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे बेसिकली आपका मकसद क्या होता है टू सेटल द प्राइस डिफरेंशियल अमाउंट, तो वो चीज को भी सिक्योरिटीज माना गया इन द एज पर द SCRA लॉ। करेक्ट, तो क्योंकि वो सिक्योरिटीज है तो उसके सेल पे इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज मनी और सिक्योरिटीज है, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज गुड्स और सर्विसेज, यानी वो सिक्योरिटीज है तो सिक्योरिटीज ना गुड्स होती ना सर्विस होती, इसलिए इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी। सेम चीज अप्लाइज विद डेट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योर्ड डेट जो होता है वो मनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो सिक्योरिटीज का कॉन्ट्रैक्ट है एज पर SCRA, तो वो भी सप्लाई नहीं होता। उसके बाद अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस देखा था, तो वो सर्विस होता है क्योंकि सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। हाउएवर गवर्नमेंट ने ऐसी सर्विसेज को मोस्टली एग्जेम्प्ट कर रखा है बाय एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, ये अपन ने देखा था। इसके अलावा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम जो थी, तो उसमें लेंडर होता है, बोरोवर होता है और एक इंटरमीडियरी होता है। तो लेंडर वो होता है जिसके पास सिक्योरिटीज होती है, हु लेंड्स हिज सिक्योरिटी टू अ अप्रूव्ड इंटरमीडियरी। बोरोवर वो होता है हु बोरोज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इंटरमीडियरी, इसके बदले में एक लेंडिंग फी जो है वो चार्ज की जाती है। तो लेंडिंग फी जो चार्ज की जा रही है इट इज नॉट फॉर डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी, ओनली डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी एंड इट इज नॉट लेविएबल टू जीएसटी, क्योंकि वो सिक्योरिटीज अंदर SCRA है। लेकिन अगर आपने लेंडिंग फी चार्ज की है तो दिस इज अ सर्विस फॉर फैसिलिटेशन, तो ये फैसिलिटेशन का ट्रांजैक्शन के लिए सर्विस है। तो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के अंदर जो लेंडिंग फी है, इंटरमीडियरी के द्वारा जो कमीशन ब्रोकरेज चार्ज किया जा रहा है, ये सब सर्विस के दायरे में आएगा, लेविएबल टू जीएसटी। ये गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन था अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। करेक्ट, इसके अलावा फिर और आगे हम बढ़े तो यानी गुड्स क्या सर्विस क्या मनी क्या ये सब समझ गए थे। तो उसके बाद हम और आगे बढ़े तो अगला एरिया था एनी सप्लाई फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोथ मेड एग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। तो अब मतलब था कंसिडरेशन क्या होता है, तो कंसिडरेशन टर्म जो था वो डिफाइंड था 2 क्लॉज 31 में। 231 जो कंसिडरेशन वर्ड को डिफाइन करता है दोस्तों, उसमें बताया गया था क्या कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, तो कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इसमें क्या आ जाएगा एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज, अदरवाइज मतलब काइंड, एनी पेमेंट मेड और एग्रीड टू बी मेड, कोई पेमेंट किया या पेमेंट करने का वादा किया। करेक्ट, इन मनी और अदरवाइज, चाहे पैसे में दिया चाहे काइंड में दिया, इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, या फिर कोई भी मॉनेटरी वैल्यू होती है फॉर एन एक्ट और फॉरबेरेंस टू डू एन एक्ट इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी थर्ड पर्सन, यानी एनी अदर पर्सन, चाहे वो रेसिपिएंट के द्वारा हो चाहे थर्ड पर्सन के द्वारा हो, इसको भी क्या माना जाता है, इसको भी सप्लाई कंसिडरेशन माना जाता है, और कंसिडरेशन हुआ मतलब जीएसटी लगेगा। करेक्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट बाकी सारी चीजें शामिल रही तो इट इज ऑल्सो लेविएबल टू जीएसटी। हाउएवर दो चीजों को स्पेसिफिकली कंसिडरेशन के स्कोप से बाहर रखा था, वो पता होना चाहिए था। वो था नंबर 1 सब्सिडी, लेकिन किसकी सब्सिडी, फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आने वाली सब्सिडी, वो कंसिडरेशन ही नहीं होता, और जो चीज कंसिडरेशन ही नहीं है उस पर जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता। तो पहली चीज कंसिडरेशन के से स्कोप से जो बाहर है वो है सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको याद हो वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ याद आ रहा हो तो उसमें भी 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई में आप सब्सिडी जोड़ते थे, पांचवी चीज, लेकिन वो सब्सिडी में सब्सिडी अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से द्वारा मिली हुई सब्सिडी तो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट कैसे बनेगा। करेक्ट, चीजों को कनेक्शन करना भी आना है जीएसटी में। तो ये अपना कंसिडरेशन के बारे में था पहला चीज। दूसरा जो
एक्सक्लूड होता है वो है डिपॉजिट। जब आप डिपॉजिट लेते हैं तो डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता है, और जब डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होता तो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगता है। हाउएवर डिपॉजिट को यानी पेमेंट नहीं माना जाता, और पेमेंट नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं है। हाउएवर लेकिन अगर उसी डिपॉजिट को इफ द सप्लायर अप्लाइज कर देता है, अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, तो फिर वो पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा, फिर उस पर जीएसटी लगना तय हो जाएगा। करेक्ट। तो डिपॉजिट जब तक अप्लाई नहीं होता तब तक कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता। ये अपन ने सीखा था कंसिडरेशन को लेके। फिर इसी को लेके 3 सर्कुलर अपन ने देखे थे कंसिडरेशन है कि नहीं है वहां पे समझाने के लिए। पहला सर्कुलर था आपका चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का, डोनेशन वरदान साबित हुआ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी कोई डोनेशन देता है तो इट इज विदाउट क्विड प्रो क्वो, और जब क्विड प्रो क्वो ही नहीं है यानी समथिंग इन रिटर्न ही नहीं है, तो फिर वहां पे लैक ऑफ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। जस्ट बिकॉज आप to as an act of philanthropy to show gratitude towards the person who has donated, आप उसको चैरिटी में आप उसका नाम डिस्प्ले कर देते हैं, दैट डज नॉट अमाउंट टू पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट, उसे क्विड प्रो क्वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसके बदले में कुछ भी ऐसा काम करना है विच इंडिकेट्स कि आप उसके बिजनेस की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या पब्लिसिटी कर रहे हैं, करेक्ट, दान इंडिविजुअल ने दिया था, आप नाम उसके बिजनेस का दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इट अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी, तो क्विड प्रो क्वो हो गया, आप मुझे पैसा दे रहे हैं बदले में मैं आपको एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, तो ये तो एडवर्टीजमेंट की सर्विस हो गई रेदर। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो फिर वो लेविएबल टू जीएसटी हो जाएगा, क्योंकि वो कंसिडरेशन माना जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं इन केस ऑफ चैरिटी देयर इज नो क्विड प्रो क्वो, तो जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा अपन ने देखा था सर्कुलर विद रिस्पेक्ट टू आर्ट वर्क। आर्ट वर्क जो होता है, तो आर्ट वर्क के केस में आर्टिस्ट जो है गैलरी को जो अपनी आर्ट वर्क सप्लाई करता है, तो दो चीज़ें होती है, पहले वो अपना आर्ट वर्क सप्लाई करेगा, फिर जाके वो गैलरी से कई बार एंड यूज़र कस्टमर तक बिकता है। तो क्लैरिफाई किया गया कि जब आर्टिस्ट ने अपना आर्ट वर्क अपने से गैलरी को भिजवाया, भले उस वक्त उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी लेवी नहीं होगा। बाद में जब वो पेंटिंग एंड यूज़र के द्वारा बेची जाएगी तब कंसिडरेशन आएगा, जीएसटी तब लेवी किया जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। करेक्ट। और तीसरा और इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो एग्जाम में अभी तक आया नहीं है बट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आया ही है सर्कुलर ही 2022 एंड का है, तो वो सर्कुलर है नो क्लेम बोनस का। तो नो क्लेम बोनस के बारे में हमने सीखा कि जो नो क्लेम बोनस है इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग, वो एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग टू डू एन एक्ट फ्रॉम कस्टमर नहीं माना जाएगा, रेदर ये डिस्काउंट गिवन बाय इंश्योरेंस कंपनी टू लॉयल कस्टमर्स माना जाएगा जिन्होंने कंपेंसेशन क्लेम नहीं किया। तो ऐसे केस में इट्स अ काइंड ऑफ डिस्काउंट। तो सर्कुलर बोलता है कि अब 10,000 के प्रीमियम में आपने 4,000 का नो क्लेम बोनस दिया, तो आपके लिए कंसिडरेशन 6,000 ही माना जाएगा, 10,000 नहीं माना जाएगा। और वैल्यू ऑफ सप्लाई भी जब पढ़ेंगे तो ये 15 सबसेक्शन 3 में डिस्काउंट मान के डिडक्शन भी इसका मिल जाएगा। करेक्ट। तो नो क्लेम बोनस भी कंसिडरेशन नहीं होता है, ये अपन ने सीखा था। तो ये कंसिडरेशन को लेके बात थी। फिर तीसरा अपन ने जाना था वो था बिजनेस। तो बिजनेस के लिए अपन ने देखा था 2 सब क्लॉज 17 बिजनेस को डिफाइन करता था। 2 क्लॉज 17 जो बिजनेस को डिफाइन करता था, तो याद करो उसमें 9 तरीके की एक्टिविटी को बिजनेस माना गया था, 9 तरीके की चीजों को बिजनेस के अंदर कवर किया गया था, जिसमें 4 जनरल डेफिनेशन ऑफ बिजनेस है, 5 स्पेसिफिकली कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस है। जनरल बिजनेस में क्या है, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन एटसेट्रा वो बिजनेस है। एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन एक्टिविटी वो भी बिजनेस है। वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, वो अगर रिलेशन टू फर्स्ट है तो वो बिजनेस माना जाएगा। एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस, उसको भी बिजनेस माना जाएगा। तो ये 4 चीजें बिजनेस है। उसके अलावा स्पेशल एक्टिविटीज के अंदर 5 अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज कवर्ड है। उसके अंदर आपने देखा था नंबर 1 कि क्लब एसोसिएशन अपने मेंबर्स को जो देता है, तो भले ही वो इन द नेचर ऑफ बिजनेस नहीं दिख रहा लेकिन उसे बिजनेस एक्टिविटी माना जाता है अगर फॉर अ कंसिडरेशन है। दूसरा अपन ने देखा था कोई भी एडमिशन फी चार्ज की जाती है इन प्रीमाइसेस यानी एंट्री टिकट, सर्कल, सिनेमा हाउस, तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, ये बिजनेस एक्टिविटी रहेगा। हाउएवर कुछ कुछ एग्जाम्पशन अवेलेबल है जो आप एग्जाम्पशन चैप्टर में देखेंगे, जैसे कि क्लब अपने मेंबर्स को, सोसाइटी अपने मेंबर्स को देता है, तो अगर वो मेंटेनेंस फी 7,500 पर मंथ पर मेंबर तक है तो वहां तक की एग्जाम्पशन अवेलेबल है। वैसे ही एंट्री टिकट कुछ जगहों पे 500 रुपए तक की रहती है, तो एग्जाम्पशन अवेलेबल है, ये हम जानते हैं। एंट्री अगर कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं जैसे कि नेशनल म्यूजियम वगैरह, तो वहां सब जाते हैं तो वहां पे तो पूरा एग्जाम्पशन ही अवेलेबल है। ठीक।
उसके बाद सर्विस एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस, तो कोई सर्विस आप एज अ कोई ऑफिस को होल्ड करने के लिए कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए जो पैसा चार्ज करेंगे वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी माना गया। रेस से रिलेटेड जितने भी काम है, टोटलाइजेटर वगैरह, करेक्ट, टर्फ रेस क्लब, जो भी उसका कमीशन चार्ज होगा, जो भी बैटिंग होगी, जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, वो सब बिजनेस माना जाएगा। इवन गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो भी काम किया गया एज अ पब्लिक अथॉरिटी, वो भी बिजनेस है। तो ये 5 स्पेसिफिकली कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस माना गया। फिर अपन ने बिजनेस के कई सारे एग्जांपल देखे थे। इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक बेसिक तिरुपति बालाजी वाला केस भी समझाया था कि इंसिडेंटल और इंशिलरी का मतलब क्या होता है, तो वो सब इन रिलेशन टू बिजनेस होना चाहिए, तभी वो बिजनेस के अंदर कवर होता है। फिर आपने कॉस्ट पेट्रोलियम जैसी चीजें देखी थी। तो कॉस्ट पेट्रोलियम में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द लाइसेंसर एंड द लाइसेंसी, मतलब कॉन्ट्रैक्टर और गवर्नमेंट के बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, की जितना भी हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे वो आपस में बांटेंगे, बेचेंगे, जो पैसा आएगा आपस में शेयर करेंगे। तो पहले जितना कॉस्ट रॉयल्टी जो कॉन्ट्रैक्टर का लगा है, पहले वो अपना वो पैसा रिकवर करता है, उसको बोला जाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। उस कॉस्ट पेट्रोलियम को रिकवर करने के बाद जो बचता है वो शेयर कहलाता है प्रॉफिट पेट्रोलियम, जो शेयर वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू के नाम पे शेयर करता है। अब जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है इस केस में तो वो गवर्नमेंट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट किया गया है एज अ एग्जेम्प्ट सर्विस, तो वो गवर्नमेंट के लिए एग्जेम्पशन अवेलेबल है, तो उस पर कोई भी जीएसटी लेवी नहीं होता है। तो कॉस्ट पेट्रोलियम पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता, प्रॉफिट पेट्रोलियम पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता, ये अपन ने सीखा था। इसके अलावा फिर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए अपन ने देखा था। 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डबल ए बेसिकली कोई भी एक्टिविटी जो है उसको लेके है। कौन सी एक्टिविटी? ऐसी एक्टिविटी जो एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल जो है, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब क्लब, सोसाइटी, एओपी हो गया, वो अपने मेंबर्स, कंस्टिट्यूएंट्स को अगर कोई भी सर्विस देता है फॉर अ कंसिडरेशन अगर ये सब सर्विस दिया जाएगा, तो उसके लिए जो भी पैसे चार्ज किए जाएंगे वो पैसे पे भी क्या लगेगा? जीएसटी अब लग जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया, पुराने कोर्ट के, ट्रिब्यूनल के, कहीं के भी आप कोई भी पुराने जजमेंट लिए हैं जो बोले क्लब और मेंबर्स तो एक ही होते हैं और सप्लाई के लिए बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट क्लब और उसके मेंबर्स, सोसाइटी और उसके मेंबर्स, एओपी और उसके मेंबर्स को अलग डीम टू बी सेपरेट पर्सन माना जाएगा। तो पुराने जितने भी पुराने लॉस के अंदर जजमेंट होंगे सब एक तरीके से इनवैलिड है। और ये जो चेंज आया ये रेट्रोस्पेक्टिवली पुरानी डेट से, बैक डेट से चेंज आया, ऐसा माना जाएगा। ठीक, दैट इज 7 1 AA। उसके बाद अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 7 1 AA के बाद 7 1 B पे आए। 7 1 B जो है वो बड़ा बेसिक एक इंस्टेंस को बोलता है, यानी अपन ने पहले 7 1 A के लिए देखा था कि 7 1 A के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। 7 1 A के लिए 3 चीजें कौन सी होनी चाहिए? 7 1 A के लिए अपन ने जो देखा 3 चीजें होनी चाहिए, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन, ये तीनों चीजें होगा तभी वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। लेकिन अपन देखते हैं एक्टिविटी है, कंसिडरेशन है, बिजनेस ना भी हो तो 7 1 B बोलता है उसे सप्लाई मान सकते हैं, बस वो एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एनी इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज B। करेक्ट। तो एक्टिविटी है, बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन है, तो भी वो सप्लाई माना जा सकता है 7 1 B में, बस वो एक्टिविटी होनी चाहिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। फिर तीसरा अपन ने देखा 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C जो बोलता है एनी एक्टिविटी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विल बी अ डीम्ड सप्लाई। तो यानी अब 7 1 C ने शेड्यूल 1 का रेफरेंस दे दिया कि कोई भी एक्टिविटी विच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई। तो शेड्यूल 1 में क्या है? अगर एक्टिविटी आप कर रहे हैं इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, मतलब फ्री में भी कर रहे हैं, आमतौर पे फ्री पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन इफ इट इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 के 4 में से एक पैरा में, तो वो फ्री में भी कर दिया तो भी जीएसटी लेवी हो जाएगा, उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी इज लेविएबल। करेक्ट। तो वो जीएसटी लेविएबल हो जाएगा अंडर 7 1 C शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैरा दिए थे, 4 पैरा में अपन पहला पैरा पढ़े थे। उससे पहले एक कैश कॉल के बारे में मैंने आपको पढ़ने बोला था। अब वो कैश कॉल फ्रॉम जॉइंट वेंचर, ये बेसिकली क्या कि कई बार जो ग्रुप होता है, अभी हमने देखा था ग्रुप और उसके मेंबर्स अलग होते हैं, तो जो एक दूसरे से पैसा लेके, कंसिडरेशन लेके काम करते हैं, वो भी सप्लाई है, जीएसटी लेविएबल होगा। पर अभी देखा गया फॉर एग्जांपल कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर्स, कई बार जॉइंट वेंचर्स बनता है। करेक्ट। तो जॉइंट वेंचर्स में ग्रुप में अलग अलग लोग आते हैं, उनका अपना अपना अलग अलग काम भी है, लेकिन वो कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए इकट्ठा होते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर काम के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मान लीजिए अपन ने एक जॉइंट वेंचर किया और जॉइंट वेंचर में A B C D सब लोग आए और उन्होंने कुछ पैसा लगाया। अब उन्होंने जब पैसा लगाया, फिर जो पैसा आया जॉइंट वेंचर के पास, उस पैसे से कुछ एसेट वगैरह खरीदी गई या कुछ काम किया गया।
करेक्ट। तो अब पैसा आ रहा है और वो पैसे से एसेट खरीदी जा रही है उस जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए, करेक्ट। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो जॉइंट वेंचर को पैसा मिला, मेंबर से जॉइंट वेंचर को जो पैसा मिला, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है लेविएबल टू जीएसटी? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप सोचिए, एक जैसे जॉइंट वेंचर का बड़ा रूप है पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर आप छोटे समय के लिए लिमिटेड बिजनेस के लिए करते हैं, पार्टनरशिप एक लंबे समय के लिए बिजनेस के लिए करते हैं, करेक्ट। अब यूं समझो, पार्टनरशिप में एसेट कैसे खरीदते हो? पार्टनर्स पैसे लगाते हैं। अब पार्टनर जो पैसा लगाता है वो क्या माना जाता है? वो पार्ट ऑफ कैपिटल है। तो वो तो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द पार्टनरशिप बिजनेस है। फिर वो फर्म के पास जो पैसा आया उस पैसों से क्या करा जाता है? एसेट खरीदी जाती है। तो सवाल कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो क्या वो भी सप्लाई है? बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे जॉइंट वेंचर में उसके मेंबर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या वो भी सप्लाई है? और क्या उस पे भी जीएसटी लगेगा? तो प्रैक्टिकली कैपिटल पे जीएसटी लगेगा तो ये सवाल तो फिर कंपनी में भी आना चाहिए कि मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो मैंने कंपनी को पैसा दिया, उस पैसे से कंपनी ने एसेट खरीदी, तो फिर क्या वो ट्रांजेक्शन, शेयर खरीदने के ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी आ जाएगा? शेयर तो वैसे ही गुड सर्विस कुछ नहीं होता। तो ऐसे इंस्टेंसेस में क्लियर किया, क्लैरिफिकेशन में क्या, कि अगर मेंबर्स ने जॉइंट वेंचर कैश कॉल्स, कि जॉइंट वेंचर जब कैश मंगाता है, कैश कॉल करता है, करेक्ट, तो जो मेंबर्स उसमें कैश, लोग मेंबर जो है वो पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक्टिविटी को सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो वो पैसे से अगर आप कोई एसेट खरीदोगे भी, वो एसेट खरीदना वाला दूसरा ट्रांजेक्शन है, लेकिन जो पैसा लगाया गया ये तो पार्ट ऑफ कैपिटल है, ये माना जाएगा मेंबर्स ने जॉइंट वेंचर में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लेकिन इसी केस को मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूं कि मेंबर्स ने पैसा लगाया, वो पैसे से मैंने एसेट खरीदना था। अब मैंने क्या किया, एसेट मेरे ही पास थी। अपन वी आर मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर, मैंने आपको बोला चलो पैसे लगाओ। अब वो जो पैसे आए, उन पैसों से मैंने अपनी ही एसेट जॉइंट वेंचर में डाल दी। तो मैंने अपनी ही एसेट जॉइंट वेंचर में डाल दी, एक तरीके से ये तो मैंने अपनी ही एसेट यूज करने के लिए आपसे पैसे ले लिए ना। तो फिर ये ट्रांजैक्शन कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ रिलेट कर रहा है? तो जब पैसों से मैं बाहर से कोई चीज लेके आता हूं विच इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द मेंबर, तो ये अलग एक्टिविटी है। तो इसमें मेंबर्स ने जो पैसा लगाया जॉइंट वेंचर में वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उस पर जीएसटी की बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने मेंबर से कंट्रीब्यूशन लेके अपनी ही एसेट उस जॉइंट वेंचर में डाल दी, तो फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी भी हो जाएगा। यही है कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एक अनइनकॉर्पोरेटेड टेम्पररी एसोसिएशन है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर लिमिटेड पर्पज फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट। यही फर्क होता है जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, कि ये अक्सर लिमिटेड पर्पज के लिए और वो भी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए बनती है। वेदर अ कैश कॉल इज मियरली ट्रांजेक्शन इन मनी, मतलब सवाल यह है जो कैश कॉल किया गया, सब मेंबर्स ने 1-1 लाख रुपए जॉइंट वेंचर में लगाए, तो ये तो कैपिटल है, ट्रांजेक्शन ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी, कि भैया आपने मुझे पैसे दिए। और इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर टैक्सेबल सर्विस, ये सवाल है कि जो 1-1 लाख रुपए मेंबर्स ने जॉइंट वेंचर में लगाए, ये 1-1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन इन मनी बोला जाए, या 1-1 लाख रुपए को एक सर्विस के बदले कंसिडरेशन आया ये माना जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके बीच में एग्रीमेंट कैसा हुआ है। और एग्रीमेंट हर जॉइंट वेंचर का अलग अलग हो सकता है। Cash calls raised by operating members of joint venture on other members in proportion to their participating interest in joint venture to meet the expenditure on operation to be carried out as per the approved work or program or budget। तो ये क्यों लेते हैं पैसा, वो बता रहा है। अब एग्जांपल के तौर पे समझा रहा है कब जीएसटी लगेगा कब नहीं लगेगा। There are 4 members in the joint venture including operating members and each one contributes 100 as part of their share। 4 लोग हैं, सब 100-100 रुपए जमा करते हैं, 400 रुपए आ गए। ऑपरेटिंग मेंबर परचेजेस मशीनरी ऑफ 400 फॉर जॉइंट वेंचर टू बी यूज्ड इन ऑयल प्रोडक्शन। अब वो 400 रुपए से वो जाके मशीन खरीद लेता है, करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये जो 400 रुपए मेंबर से इकट्ठा हुए जॉइंट वेंचर में, क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई है? क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू इट इज नो। इन अबव केस कैश कॉल विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। इस केस में इस कैश कॉल पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग रीजन, आप इंपॉर्टेंट मार्क्स मिलते हैं रीजन देने पे। क्यों नहीं लगेगा रीजन? क्योंकि ऑपरेटिंग मेंबर इज नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन। यहां पे मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं फॉर कंसिडरेशन,
वेयर इज द कंसिडरेशन? मेंबर से मुझे 100 रुपए मिला, बदले में मेंबर्स को क्या मिला? अभी कुछ नहीं मिला, तो ये तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ ना, तो ये ट्रांजेक्शन इन मनी के अंदर आ जाएगा। Here the money paid for purchase of machinery is merely in the nature of capital contribution। तो ये एक nature of capital contribution है, तो इसे transaction in money माना जाएगा। और जो मनी है, मनी आप जानते हैं ना गुड्स होता है ना सर्विस होता है। लेकिन इसी केस में देर आर 4 members in the joint venture including operating member। सेम चीज, ईच वन कंट्रीब्यूट्स 100 एज पार्ट ऑफ देयर शेयर। सब लोग 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, 400 रुपए कलेक्ट होता है। यहां तक की बात तो बिल्कुल सेम। लेकिन अब आगे क्या किया है एज पर द एग्रीमेंट? ऑपरेटिंग मेंबर यूजेज इट्स ओन मशीनरी। वो अपनी ही मशीनरी यूज करना चालू कर दिया क्योंकि वो ऑपरेटिंग मेंबर था। एंड परफॉर्म्स एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर। बोलता है देखो यार मेरे पास मशीन तो है ही, मैं यही मशीन यूज करने के लिए तैयार हूँ अगर तुम लोग 100 रुपए कंट्रीब्यूशन दे दो। तो सबसे 100 रुपए लेके मैंने अपनी ही मशीन यूज करना चालू कर दिया। तो सीधी सी बात है, जब अपनी ही मशीन यूज करना चालू कर दिया तो ये तो एक सर्विस हो गई जो आप दे रहे हो, तो अब इस पे जीएसटी लगेगा। In above case, operating member uses its own machinery, therefore providing service within the scope of supply, within the scope of supply. Because here operating member is recovering the cost appropriated towards machinery and services from other joint ventures in their participating interest रेशियो। तो सीधा सा लॉजिक हो गया। तो चेक ये करना है जो पैसा लगाया गया था वो कैपिटल के नाम पे लगाया गया था कि वो मशीन को यूज करने के लिए दिया गया था। तो मशीन को यूज करने के लिए दे रहे हो तो ये तो एक सर्विस है, सर्विस है तो जीएसटी लगेगा। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पे दिया तो ये ट्रांजैक्शन इन मनी है, ट्रांजैक्शन इन मनी है तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? तो ये एक और केस स्टडी जो आप इंटर लेवल पे नहीं देखते थे, कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर की। तो बहुत सारी केस स्टडी जो है अपन ने देखी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसको पैसा मिल रहा है तो अगर 400 रुपए मिल रहा है तो अब उसमें जॉइंट वेंचर इज गोइंग टू चार्ज जीएसटी। फिर वो बोलेंगे हम और मेंबर तो एक ही है, 7188 स्पेसिफिकली बोल रहा है कि अदर देन इंडिविजुअल सब अलग हो। करेक्ट? तो ऐसे इंस्टेंसेस पे अब ये केसेस यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक, तो अब अपना केस स्टडीज भी हो गया, 71A हो गया, 71B हो गया। 71C में शेड्यूल 1 आना था। शेड्यूल 1 में पैरा 1 अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पैरा 1 जो था वो आपको डील करता था, 4 पैरा अपन ने देखने थे, उसमें से पैरा 1 जो था, पैरा 1 अपन ने देखा बेसिकली एनी परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, इसका पूरा बैकग्राउंड ही है विदाउट कंसिडरेशन, तो पैसा नहीं है, फ्री में चीज हो रही है, फिर भी जीएसटी लग के रहेगा। तो कोई भी परमानेंट ट्रांसफर किया, ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट ट्रांसफर या इवन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, लेकिन कैसी बिजनेस एसेट? ऐसी बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो उस केस में इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जीएसटी लग के रहेगा। तो वो कैमरा जो मैंने बिजनेस के लिए खरीदा था उसमें मैंने आईटीसी लिया था, अब क्योंकि वो कैमरा पुराना हो गया है तो मैंने वो कैमरा किसी को ऐसे ही फ्री में बांट दिया। पैसे लेके बांटता तो वो ऑलरेडी 71A में कवर्ड है, फ्री में बांट दिया तो पैरा 1 शेड्यूल 1 बोलता है फ्री में बांटी हुई चीज भी सप्लाई है और इस कैमरा पे जीएसटी देना पड़ेगा। फिर आपके मन में सवाल आ रहा है सर फ्री है तो जीएसटी किस पे देंगे, वैल्यू क्या होगा? इस सवाल का जवाब आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में जब हम वैल्यूएशन रूल्स पढ़ेंगे 27 से 35, तब सीखेंगे कि किस कितने वैल्यू पे जीएसटी देना है। अभी मकसद है सिर्फ ये सीखना कि इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। करेक्ट? तो दैट इज पैरा 1 शेड्यूल 1। फिर अगला है पैरा 2 शेड्यूल 1। पैरा 2 शेड्यूल 1 अगेन दो इंस्टेंसेस को कवर करता है, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी अगर आपने कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ किया, किसके बीच में? बिटवीन रिलेटेड पर्संस। एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस, या फिर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन रिलेटेड पर्संस और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर ये आपने किया है इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया, ये तो बाय डिफॉल्ट लाइन है, और विदाउट कंसिडरेशन क्या, ये भी बाय डिफॉल्ट लाइन है। तो अगर आपने कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्संस किया है या फिर बिटवीन डिस्टिंक्ट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन किया है, तो इवन दैट इज अ डीम्ड सप्लाई अंडर पैरा 2 शेड्यूल 1। तो वो भी चीज पैरा 2 शेड्यूल 1 के अंदर डीम्ड सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगी। अब डीम्ड सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगी तो अब सवाल उठता है कि हु आर दिस रिलेटेड पर्सन, कि यानी अब ये रिलेटेड पर्सन कौन है ये जानना पड़ेगा। और मतलब ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन है कि आप रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं,
या फिर ट्रांजैक्शन हो रहा है डिस्टिंक्ट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में। तो इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो इस पे जीएसटी लगेगा, इट इज लेविएबल टू जीएसटी, ये अपन ने सीखा। करेक्ट। अब सवाल है ये रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं इसको जानना है, तो इसके बारे में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। यानी सेक्शन 15 जो है 15 उसमें भी स्पेसिफिकली 15(1) में कवर्ड है। तो 15 जो 1 है ये आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बताता था, और वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बोलता था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, इज द प्राइस एक्चुअली पेड पेबल, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन दो शर्त पूरी होनी चाहिए, सेलर एंड बायर मस्ट बी अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। कुछ पुरानी बातें याद दिलवा रहा हूं। तो इफ द प्राइस इज सोल कंसिडरेशन एंड सेलर एंड बायर आर अनरिलेटेड, तो अनरिलेटेड होते तब वैल्यू ऑफ सप्लाई जितने में आपने ट्रांजैक्ट किया वो होता। तो इसलिए रिलेटेड कौन होते हैं कौन नहीं होते ये वहां दिया हुआ था, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, उसको यहां पे यूज किया अंडर पैरा 2 शेड्यूल 1, जिसमें क्या बोला कि अगर ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन हो रहा है इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, सप्लाई है, जीएसटी लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। या फिर सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहा है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है, बिना पैसों के हो रहा है, सप्लाई है। अब यूं समझ लो कल का ही मेरा आपका एग्जांपल कि आप अपनी ऑफिस में बैठे और आपके दूर के मुंह बोले चाचा है जिसको आपने सर्विस दी, तब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव सप्लाइड अ सर्विस। अगर मान लो चाचा आपके रिलेटेड है तो टू अ रिलेटेड पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपका तो काम ही वही है, आप सबको वही सर्विस देते हो, और सर्विस देते ही चाचा गायब, तो विदाउट कंसिडरेशन भी है। अब मान लो ये विदाउट कंसिडरेशन है, अब अगर ये ट्रांजैक्शन पैरा 2 में कवर हो गया तो कितनी डेंजरस बात हो जाएगी, क्योंकि ये एक नहीं ऐसे आपके 100 चाचा हैं सीए बनने के बाद। तो अब ये 100 चाचाओं का जो काम आपने किया, मान लो एक अनरिलेटेड व्यक्ति से आप यही काम का 50,000 रुपए लेते हो, अब ये 100 चाचाओं को सर्विस आपने दी 50,000 वर्थ की फ्री में, पैसा तो आया नहीं, ऊपर से दादाजी अलग आ गए इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि लाओ भैया ये 50,000 का 18% 9,9,000, 100 चाचा के हिसाब से 9 लाख रुपए। तो जिस क्लाइंट से पैसे लिए थे उसके पैसे भी गवर्नमेंट को देने पड़ गए इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो अपन तो काम बस उन्हीं के लिए कर रहे हैं जीवन में। तो सवाल ये उठ रहा है कि चाचा इसमें कवर्ड है क्या? ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि रिलेटेड पर्सन कौन होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटेड पर्सन समझना है, फिर आगे देखना है कि हाउ डेंजरस दिस प्रोविजन कैन बी, क्योंकि उसी के बाद अपन ने डिसाइड करना है चाचा को ऑफिस में घुसने देना है कि नहीं देना है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, पहली बात तो चाहे गुड्स दो चाहे सर्विस दो कुछ भी दो, टू रिलेटेड पर्सन दो, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दो, विदाउट कंसिडरेशन दो, पैरा 2 शेड्यूल 1 अप्लाई हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। आप फिर ये साबित ही मत करिए साहब पैसा कहां मिला, हम बोल कहां रहे कि पैसा मिला। इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन लेविएबल टू जीएसटी है, जीएसटी लग के रहेगा। सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि हु आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन अगर जानना है तो ये रिलेटेड पर्सन दिया गया है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 जो है ये आपको बताता है हु आर टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन। तो लंबी चौड़ी एक डेफिनेशन है रिलेटेड पर्सन की, मतलब रिश्ता समझा रहा है। ये रिश्ते आप कई बार दूसरी जगह भी समझ चुके हैं। इनकम टैक्स में कई बार रिलेटिव की डेफिनेशन आती, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन आती, तो जीएसटी ने बोला हम क्यों पीछे रहे, हम भी रिलेटिव कौन होता है ये बताएंगे। तो रिलेटेड पर्सन कौन होता है, तो बहुत सारे लोगों को रिलेटेड पर्सन बोला गया। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, सबसे पहले तो ये क्लियर ही कर दिया कि अगर कोई लीगल पर्सन है वो भी शामिल हो जाएगा। जैसे अक्सर मन में सवाल आता है कि मान लीजिए फादर है तो उसका सन है, तो सन है वो तो लीगल हियर हुआ, तो आगे चल के वो तो रिलेटेड होते ही है मान के चलो। अभी मान लो कोई अडॉप्टेड चाइल्ड था, सो इफ इज अडॉप्टेड चाइल्ड तो वो लीगल सन तो नहीं, मतलब देखा जाए तो लीगल हियर तो नहीं है, पर अब क्या उसने उसको भी रिलेटेड माना जाएगा। तो इफ द चाइल्ड इज लीगली अडॉप्टेड तो फिर कोई फर्क नहीं होता, अडॉप्टेड चाइल्ड हो या रियल चाइल्ड हो, तो दोनों ही केस में उसे चाइल्ड बच्चे बच्चे होते हैं। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे इसलिए लीगल पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन, कोई अगर वो काम लीगली किया गया है लॉफुली किया गया है तो फिर
law does not make any differentiation between any adopted person or a natural person. ठीक बात है. They are deemed as related person. अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन मतलब समझिए क्या पढ़ने जा रहे हो, पहले उसका सिग्निफिकेंस समझो. इनके बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुआ गुड्स का, सर्विसेज का, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो बिना पैसे के भी हुआ तो भी जीएसटी लगेगा. पैसा आए ना आए गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा जरूर जाएगा. सो रिलेटेड पर्सन में पहला रिलेटेड पर्सन है सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस. तो सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए उसकी कंपनी, आपस में रिलेटेड पर्सन है. तो कल को कंपनी ने डायरेक्टर को कोई गुड सर्विसेज दिया, रिवर्स डायरेक्टर ने कंपनी को कोई गुड सर्विसेज दिया, पैसे भी नहीं लिए, विदाउट कंसिडरेशन भी किया, तो भी इट कैन बी, इफ इट इज इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट इज डीम्ड सप्लाई. पैरा 2 शेड्यूल 1 गेट्स अट्रैक्टेड. करेक्ट. तो सीधी सी बात है, कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर, और ये सब बोथ वेज है. ऐसा नहीं कि तू मेरा रिश्तेदार मैं तेरा रिश्तेदार, नहीं. अगर ए बी का बेस्ट फ्रेंड है तो बी को भी ए को बेस्ट फ्रेंड बोलना पड़ेगा. दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है. ए पता चला बी को बेस्ट फ्रेंड मानता है लेकिन बी सी को बेस्ट फ्रेंड मानता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी. करेक्ट. तो इसलिए कंपनी के लिए डायरेक्टर, डायरेक्टर के लिए कंपनी, डीम्ड रिलेटेड पर्सन है आपस में एक दूसरे के लिए. तो अगर आपस में ये कोई भी काम करेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे, कंपनी ने डायरेक्टर को कुछ ऐसे ही गुड्स फ्री में बांट दी, सप्लाई ऑफ गुड्स टू डायरेक्टर, तो ऐसे केस में अगर वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस था, कंपनी के पैसे नहीं भी लिए डायरेक्टर से, तो भी जीएसटी लग जाए. सर्विस दे दी डायरेक्टर का आने जाने के लिए, गाड़ी ले जा भाई, गाड़ी ले जा, रेंडरिंग ऑफ सर्विस. इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस के लिए दी गाड़ी, पैसे नहीं लिए डायरेक्टर से, इवन दैट इज सर्विस. सर्विस के अंदर कवर जाएगा. हाउ वाइडर स्कोप it is covering. So supply of goods, services or both between related person in course furtherance of business without consideration is a deemed supply. So who are related persons? So if the persons are officer directors of one another business. दूसरे में बोला if such persons are legally recognized partners. लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे कंपनी के लिए डायरेक्टर होते हैं वैसे फर्म के लिए पार्टनर्स होते हैं, और फर्म के लिए पार्टनर्स होते हैं. तो ये लोग आपस में डील करें या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ डील करे, वो सब आपस में रिश्तेदार. सर्कुलर. कंपनी एक डायरेक्टर, कंपनी का दूसरा डायरेक्टर, या वो दोनों डायरेक्टर, वो आपस में डील करे, वो सब रिलेटेड पर्सन. करेक्ट. तो सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर. फर्म ने पार्टनर को कुछ गुड सर्विसेज दिया इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई. पार्टनर ने फर्म को कोई सर्विस दी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ पार्टनर्स बिजनेस विदाउट एनी कंसिडरेशन, डीम्ड सप्लाई. तीसरा आपको बोलता है सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय. इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो इवन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटेड पर्सन माना गया. तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई भी गुड सर्विसेज दिया, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दिया, विदाउट कंसिडरेशन फ्री में दिया, तो भी वो डीम्ड सप्लाई. अब ये पॉइंट पे काफी लंबा चौड़ा डिबेट भी चला कि भैया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई सर्विस, सर्विस तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है पहली बात, क्योंकि जो पैसा लेता है उस वो सर्विस देता है. तो एम्प्लॉय पैसा लेता है तो सर्विस तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देता है. लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय को सर्विस देता है, कई सारी सर्विस देता है. अब एम्प्लॉयर बोलता है साहब कई बार कई चीजें हमको देना पड़ता है, खाली सैलरी से कुछ नहीं होता, कई फैसिलिटी हमको देनी पड़ती है. अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां देनी पड़ती है, अपने एम्प्लॉयज को काम करने के लिए लैपटॉप देना पड़ता है, दिवाली आ जाता है तो कुछ पैसा देना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है, ऐसे कई चीजें. और आपने बोला कि भैया अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी सर्विस दिया तो फिर उस केस में इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, और गिफ्ट देके पैसा लेंगे उनसे. अगर हमने एम्प्लॉय को बोला भैया ये चीज रखो और पैसा दो, एम्प्लॉय बोलेगा फिर गिफ्ट क्यों दे रहा, जाओ यहाँ से. अगर कुछ पुराना आपको याद हो, बड़ा फेमस हुआ था जहाँ पे सूरत के एक बिजनेसमैन ने अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज को, जो लॉयल एम्प्लॉयज है, गाड़ियां गिफ्ट कर दी थी. सुना, बड़ा न्यूज में चला था. अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी गिफ्ट कर दी. अब सोचिए क्यों, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे थे और लॉयल थे कंपनी के प्रति, जिसकी वजह से कंपनी ने इतना कमाया. अब जब वो बिजनेसमैन ने अपने एम्प्लॉय को गाड़ी गिफ्ट करी, अब उस पर जीएसटी लग गया. जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनडायरेक्ट टैक्स है तो व्हाई शुड आई बियर द बर्डन एज अ बिजनेस. अब मैं वो बर्डन आपको पास ऑन करता एज एन एम्प्लॉय. मैं बोलता ठीक है ये गाड़ी रखो, लाओ जीएसटी लाओ, 1 करोड़ की गाड़ी वाला 28 लाख जीएसटी लाओ.
वो बोलता है साहब मेरी सैलरी 20 लाख रुपए, काम मैं आपका अच्छे से कर रहा हूँ, जब मेरी सैलरी 20 लाख रुपए है तो ऐसे केस में मैं आपको 28 लाख जीएसटी कैसे दूंगा, जरा समझाओ आप मेरे को। तो यानी समझिए प्रैक्टिकली, अब वो गाड़ी तो गिफ्ट दे दिया, लेकिन गाड़ी गिफ्ट दिया, अब वो गाड़ी की कीमत अगर 1 करोड़ रुपए निकली, उस पर 28% जीएसटी लग गया, इनडायरेक्ट टैक्स है। एम्प्लॉयर बोलता है मैं तेरे को 1 करोड़ तक का गिफ्ट देना चाहता हूँ यार, ये 28 लाख तेरी वजह से जीएसटी लग रहा है, वो तू मेरे को दे दे, 1 करोड़ की गाड़ी तेरे को देता हूँ, गिफ्ट ही है, गाड़ी के पैसे कहाँ ले रहा हूँ, खाली टैक्स का पैसा, इनडायरेक्ट टैक्स। एम्प्लॉय बोलता है 20 लाख की सैलरी 28 लाख जीएसटी दूंगा, तो मैं क्या मतलब सिर्फ गाड़ी में ही खाऊंगा पीऊंगा, पैसे कहाँ से आएंगे। कल को रिलायंस ने, मुकेश भाई ने एंटीला का छोटा सा कोई रूप, एक छोटा एंटीला किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिया, बोला तू इतने सालों से रिलायंस में काम कर रहा है, अच्छा लगा मेरे को तेरा काम, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, 5 करोड़ का बंगला। अब उसको 5 करोड़ का बंगला गिफ्ट कर दिया हो तो उसने खुशी खुशी ले लिया, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस, अब रिलायंस ने अगर उस पर जीएसटी चुकाना है, बोले इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन टू बी पास ऑन शिफ्टेड, लाओ भैया ये 5 करोड़ का टैक्स जितना बनता है उतना लाओ, क्योंकि एम्प्लॉयर इज रेंडरिंग सर्विस टू एम्प्लॉय इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। अब वो एम्प्लॉय से जब उसका टैक्स मांगा गया 5, 12, 18, 28% जो भी हो, वो बोलेगा जितना टैक्स आता है उतनी तो मेरी सैलरी नहीं है, कहाँ से देगा। तो प्रैक्टिकली जब ऐसा प्रॉब्लम आया, और कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऐसे भी गिफ्ट बांटते हैं, भाई जन्मदिन आ गया गिफ्ट देंगे, उसका पैसा लेंगे, अच्छा लगेगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए कि भैया एक छोटा मोटा लिमिट सेट कर दिया, वो आप जानते हैं क्या लिमिट सेट किया। वो लिमिट सेट किया 50,000 तक का, कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो फिर उसको हम पैरा 2 में कवर नहीं करेंगे। तो खास बात, आमतौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो है वो रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो पैरा 2 शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ तो जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर वो वैल्यू 50,000 तक का गिफ्ट है, एक साल में गवर्नमेंट बोलती है 50,000 तक का गिफ्ट कोई देता है तो ठीक है, उतना नॉमिनल है, उतना तो ऐसे ही कोई भी किसी को गिफ्ट दे देता है, 2 बार सीए इंटर पास हो गया, इतने गिफ्ट ऐसे ही मिल जाते हैं, करेक्ट, फाइनल हुआ तो एक ही अटेम्प्ट में मिल जाता है इतना। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब ये सब जो गिफ्ट मिलता है, बोले साल में 50,000 तक का गिफ्ट जो है ठीक है, उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन जहां 50,000 के ऊपर हुआ, इंपॉर्टेंट ये है, अब सवाल है 80,000 का गिफ्ट दे दिया, अब क्या होगा, टैक्स लगेगा। अब टैक्स किस पे लगेगा, 80,000 पे कि 30,000 पे, सोचो बोलो, 80,000 कि 30,000, चलो ऑनलाइन कमेंट करो, जवाब दो, कितने कितने पे लगना चाहिए, 80,000 पे कि 50,000 पे, फटाफट बोलो। अब इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इनकम टैक्स तो आपका पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स पड़ा हुआ है, वहां पे भी गिफ्ट के लिए कुछ ऐसी ही लिमिट है 50,000। मैं बोलता हूँ आपको साल में 50,000 तक का गिफ्ट मिलता है, टैक्स लगता है इनकम टैक्स नहीं। तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया इंटर में, वो पास हो गए, तो वो सब ने ऐसा गिफ्ट देना था, 50, मान लो 50 बच्चे थे, सबने 1,000 1,000 रुपए लाया, 50,000 रुपए मुझे दे दिया। अब वो 50,000 रुपए जो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला, मेरे लिए पैसा तो मिला, लेकिन ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है इनकम टैक्स में। पर एक स्टूडेंट जो है वो दौड़ा भागा आया और उसने बोला सर मेरे को सिखाया गया है ऐसे नहीं लेना चाहिए पैसा, 1 रुपए शगुन का लेना चाहिए, और उसने मुझे एक का सिक्का पकड़ा दिया, 50,000 हो गया मेरे लिए, 50,000 एक, अब उसका शगुन मेरे लिए अब शगुन है। कारण, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि वो 1 रुपए पे टैक्स लगेगा, पूरे 50,000 एक पे टैक्स लग जाएगा, वो पूरी 50,000 एक मेरी इनकम में जुड़ जाएगा। तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की तरह नहीं है कि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर पे ही टैक्स लगेगा, दिस इज नॉट लाइक दैट। या तो एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है, दो में से एक ही रास्ता था। 50,000 तक है तो पूरा एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल। तो 50,000 तक का गिफ्ट देते हो तो सप्लाई नहीं है, पैरा 2 शेड्यूल। 80,000 किया तो पूरा 80,000 टैक्सेबल है, फिर कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होगा, ये बात अपन को क्लियर रख लेनी है, ठीक बात है। तो साथ साथ करते हुए चलना है कि रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है तो उसमें 50,000 तक का है तो एग्जेम्प्ट है, और उल्टा भाई रिलेटेड तो दोनों एक दूसरे के होते हैं, तू मेरा रिश्तेदार मैं तेरा रिश्तेदार नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं। तो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को गिफ्ट दिया
तो आप जानते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस देता है वो तो पहले से ही शेड्यूल 3 के आइटम में कवर्ड है। जब शेड्यूल 3 पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे पहला ही पैरा वहां पे कवर करता है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो सर्विस दी तो वो चीज नॉट सप्लाई है, ना इधर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो तो शेड्यूल 3 में, तो शेड्यूल 3 है तो वो तो सप्लाई नहीं होता। जीएसटी की बात तो बहुत बाद में आती है, ठीक। तो इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इनको भी रिलेटेड माना गया। एम्प्लॉय, अब इसमें एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर को देगा वो तो पहले ही सप्लाई नहीं है, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को देता है वो 50,000 तक का दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल। फिर अपन पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, अ थर्ड पर्सन where a third person controls, owns or holds directly, indirectly 25% or more of the voting stocks or shares or both of them। यानी कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है, ओन करता है, होल्ड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 25% या उससे ज्यादा वोटिंग स्टॉक शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। आज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, करेक्ट। एक्स लिमिटेड के भी शेयर्स होंगे, वाई लिमिटेड के भी शेयर्स होंगे, करेक्ट। अब एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के जो शेयर्स है, एक व्यक्ति है इधर मिस्टर एक्स, अभी ये क्या करता, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मान लो इसके 30% शेयर होल्ड करता, इसके 28% शेयर होल्ड करता। मान लो मिस्टर एक्स के पास एक्स लिमिटेड के 30% शेयर्स हैं और वाई लिमिटेड के 28% शेयर है, तो मतलब दोनों कंपनियों के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके पास 25% या उससे ज्यादा शेयर है। आमतौर पे ज्यादातर लॉ में हम देखते हैं 20% की लिमिट होती है, चाहे कंपनी हो तो भी एसोसिएट बनना है तो 20% की लिमिट है, इनकम टैक्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बनना है तो 20% की लिमिट है, करेक्ट। तो हर जगह 20% की लिमिट होती है, यहाँ पे लिमिट है 25% अगर रिश्तेदार बनना है। तो अगर एक कोई थर्ड पर्सन कॉमनली होल्ड करता है मल्टीपल लोगों में 25% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग, तो ये तो रिश्तेदार है ही, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड भी आपस में रिश्तेदार हैं। कल को एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने आपस में कोई सप्लाई किया गुड्स का या सर्विस का इन कोर्स ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, तो रिलेटेड पर्सन के अंदर पैरा 2 शेड्यूल 1 कवर हो जाते हैं, और कवर हो गए तो इन पे भी जीएसटी लग जाएगा। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स ओन डायरेक्टली 25% और मोर। कल को एग्जामिनर ने आपका नॉलेज टेस्ट करना है तो बोले एग्जैक्टली देगा 25%, एग्जैक्टली 25% तो भी कवर्ड है, तो 25 और मोर, करेक्ट। तो 25 और मोर ये इसका मतलब है। वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द अदर। बताओ एग्जांपल कोई इसका। बोर्ड अनलेस अदरवाइज वो अगर फर्स्ट में कवर नहीं है, बट बोर्ड के पास भी ऐसे पावर रहते हैं कि वो मतलब कवर कंट्रोल करती है। सो बोर्ड अगर कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल यू हैव पावर टू कंट्रोल द बोर्ड ऑफ अ कंपनी, तो ऐसे केस में होल्डिंग और सब्सिडरी आ गए, वेयर वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, अब ये क्या है, ये भी तो आपस में रिलेटेड है, भले ये दो अलग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडरी कंपनी अलग है इन द आइज ऑफ लॉ, दो अलग कंपनी है, लेकिन होल्डिंग ने सब्सिडरी को कोई गुड्स दिया, सर्विस दिया। कई बार होता है कि होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को कोई गुड्स दे देती है, कोई सर्विस ऐसे ही दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कंसिडरेशन। तो इवन अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने होल्डिंग को कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ किया विदाउट कंसिडरेशन किया, बट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया, लेविएबल टू जीएसटी। सो डेंजरस प्रोविजन। मानो एक कंपनी थी एच लिमिटेड, एक कंपनी थी एस लिमिटेड। अभी एच लिमिटेड के पास एक मशीन थी, अभी एच लिमिटेड के पास ऐसा कोई काम नहीं था, लेकिन उसकी सब्सिडरी, उसके पास कुछ काम था, करेक्ट। उस काम के लिए उसको एक मशीन की जरूरत थी। अब सब्सिडरी जो है वो मशीन खरीदने जाती, होल्डिंग बोलती है यार क्यों खरीदना है, मेरे पास अभी मशीन पड़ा है, तू यूज कर ले। बोले सब पैसा, अरे तू अपना ही बच्चा है, 100% सब्सिडरी, तू जो कमाएगा वो मेरा ही तो है। तो होल्डिंग कंपनी ने अपनी एसेट जो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में थी उठा के सब्सिडरी कंपनी को दे दी। थोड़ा इनकम टैक्स में बात करो, क्या कैपिटल गेन लगता होल्डिंग कंपनी पे? नहीं लगता। ट्रांजेक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर 47।
तो होल्डिंग कंपनी उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता, तो वही आदत लगी हुई है होल्डिंग कंपनी को कि भैया इसमें काय का टैक्स है, तो सब अपने ही बच्चे हैं। तो उसने अपनी बैलेंस शीट से एसेट उठाई और सब्सिडरी की बैलेंस शीट में डाल दी कि भैया तू यूज कर अभी एसेट, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तेरे से वापस ले लेंगे। अब ऐसे इंस्टेंस में पैसे तो कुछ लिए नहीं, क्योंकि तुझसे पैसा लेना मतलब मैं ही तुझे पैसा दूंगा फिर तुझसे पैसा लूंगा, कोई मतलब नहीं, अपन सब एक ही है। तो उसने फ्री में दे दिया। कुछ समय बाद प्रॉपर ऑफिसर पहुंच गया जब उसको पता चला, और उसने बोला भैया ये जो आपने मशीन दी है लगभग 4 महीना आपने क्या किया, 4 महीना आपने उसको यूज करने दे दिया। आमतौर पे फॉर एग्जांपल अब कितना वैल्यू होगा, जैसे मैंने बोला वो चिंता नहीं है हमें, वो वैल्यूएशन रूल्स में सीखेंगे। मान लो आमतौर पे ये मशीन आप किसी को किराए में देते हो तो 50,000 रुपये महीना किराया आसानी से उस मशीन का मिल सकता था। आपने 4 महीना उसको दे दिया, 2 लाख रुपए किराया बनता था, लाओ उसका जीएसटी। बोले लेकिन मैंने तो कोई पैसा लिया ही नहीं साहब, 2 लाख रुपए कहाँ लिए मैंने उससे। बोले वो लिए नहीं लिए वो आपका मैटर है। पैरा 2 शेड्यूल 1, आपने एक सप्लाई ऑफ सर्विस किया, रेंटिंग ऑफ मशीन बाय अ रिलेटेड पर्सन, होल्डिंग के लिए सब्सिडरी, सब्सिडरी की होल्डिंग। इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मशीन आपके बिजनेस में थी, आपने उसको यूज करने के लिए दे दिया। इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन इज अ डीम्ड सप्लाई। फंस गई कंपनी, कंपनी फंस गई, जीएसटी देना पड़ गया उस पर। पैसा नहीं भी आया तो भी जीएसटी लग गया। करेक्ट। तो सच डेंजरस प्रोविजन इट इज प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली एक बार हुआ कि मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी थी, उसके पास कुछ एम्प्लॉयज थे। अब उसके यहाँ 500 एम्प्लॉयज काम करते थे, पर कुछ समय एम्प्लॉयज के पास काम नहीं था, 500 में 100 एम्प्लॉयज खाली थे। अभी क्या हुआ, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी थी दूसरी जगह, उसके पास एक काम था, कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत सारे काम की जरूरत थी। तो होल्डिंग ने सोचा कि भैया ये मेरे 100 एम्प्लॉयज ऐसे ही खाली पड़े हैं, मैं इनको सैलरी दे ही रहा हूँ, क्या मतलब है। अच्छा कुछ काम करना है, सब्सिडरी कंपनी में अभी काम है, तो इनको 6 महीने के लिए सब्सिडरी कंपनी में भेज देता हूँ, जाएंगे उधर काम करके आएंगे। तो होल्डिंग कंपनी ने अपने 100 एम्प्लॉयज सब्सिडरी कंपनी को दे दिए 6 महीने तक यूज करने के लिए, फिर उसने वहां काम किया, सब्सिडरी ने कमाया। और ये चीज के लिए जो 100 एम्प्लॉय, उसके लिए कोई सब्सिडरी से पैसे थोड़ी लिए, उसकी सैलरी तो आज भी होल्डिंग कंपनी दे रही थी अपने एम्प्लॉयज को। अब वो सैलरी तो दे रही थी, लेकिन एक सर्विस थी जो होल्डिंग ने सब्सिडरी को दे दी। जैसे ये बात ऑफिसर को पता चला, तुरंत एक नोटिस पकड़ा दिया कि भैया यू आर सप्लाइंग सर्विसेज फ्रॉम होल्डिंग टू सब्सिडरी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन, व्हाई नॉट पैरा 2 शेड्यूल 1 शुड अप्लाई टू यू एंड जीएसटी बी लेविएबल। वो बोलता है साहब ये क्या चल रहा है मजाक, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए, मैंने तो अपनी ही कंपनी से दूसरी कंपनी खाली बैठे थे इसलिए इधर से उधर भेज दिया। एक्सट्रीमली सॉरी, पैरा 2 शेड्यूल 1 गेट्स अट्रैक्टेड। क्या आप रिलेटेड पर्सन हैं? यस। मतलब सोचिए इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो कई लोगों को नहीं पता, पर जब ये होता है, जब ऐसी चिट्ठियां आती है तो यू कैन नॉट डिफेंड, वहां पे फिर आप मना नहीं कर सकते। हेल्ड वो कंपनी को पैसा देना पड़ा, जीएसटी लाइबिलिटी चुकानी पड़ी। ये तो होल्डिंग सब्सिडरी था, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ता हूँ, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच चले जाओ। उसने बोला भैया मेरी नागपुर ब्रांच में एम्प्लॉय काम करता था, अभी वो खाली हुआ था तो मैंने उसको रायपुर ब्रांच में भेज दिया काम करने। अब तो मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच चला गया। फंस गए, दो अलग अलग डिस्टिन है, उसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो वहां फंस गया, क्योंकि पैरा 2 दोनों में लगता है, रिलेटेड पर्सन के बीच में भी डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। तो सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो फिर माना जाएगा एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को सर्विस दे दी। प्रैक्टिकली नहीं पता चलता। अब बोलते सर कैसे पता चलेगा, कौन पकड़ेगा? तो बड़ा सिंपल सा उसका जवाब है, चोर तब तक चोर नहीं कहलाता जब तक चोरी पकड़ी ना जाए। तो जब तक आप ये चोरी कर रहे हो, अगर पकड़े नहीं जा रहे हो तब तक वेल एंड गुड, लेकिन जिस दिन किसी ऑफिसर ने एक चिट्ठी भेज दी और ये चोरी पकड़े आ गई, तो फिर आप जानते हैं उसके आगे के कॉन्सिक्वेंसेस, पूरे सब 10 लोग एक साथ आएंगे। ऑफिसर तो आएगा ही, पूरी बारात लेके आएगा, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी सब लगा देगा उसने एक साथ। करेक्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं लॉ के अंदर, जीएसटी तो लग के रहेगा। पैरा 2 शेड्यूल 1 गेट्स अप्लाइड इन द गिवन केस। करेक्ट। तो ये 5वां रिश्तेदार हुआ। 6वां रिश्तेदार आपका सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। सीधी सी बात है, मैं तुमको कंट्रोल करूं, तुम लोग मिलके मेरे को कंट्रोल करो, वो सब एक ही बात है।
करेक्ट, तो सब रिवर्सल है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Such persons are members of same family. Very, very, very important. Such persons are members of same family. इसका मतलब अगर आपने अपने ही फैमिली में किसी को सर्विस दी है, लो, supply of goods services in course furtherance of business without consideration between related person is a deemed supply. अब सोचो आपका रिश्तेदार आ गया कि नहीं इसमें. अब आपका रिश्तेदार आ गया अगर वो फैमिली वर्ड में कवर होता है तो. अब वो तो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानता ही है, बेटा तू तो मेरे फूफा के ताऊ के चाचा के नाना का लड़का है, तो अपन तो सब एक ही फैमिली के हुए, देख दोनों का सरनेम भी एक है. तो मीनिंग देयर बाय अब वो फैमिली है कि नहीं, क्योंकि अगर फैमिली है तो वो चाचा रिश्तेदार हो गया मेरा, और अगर रिश्तेदार हो गया तो पैरा 2 लग गया, बड़ा डेंजरस. अब जानना यह है कि वो चाचा फैमिली में आते हैं कि नहीं. तो फैमिली वर्ड भी डिफाइंड है लॉ में, फैमिली वर्ड को भी डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 49. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. 249 आपको फैमिली क्या होता है इस वर्ड को डिफाइन करके दिया हुआ है. अब फैमिली क्या होता है, अगर 249 में आप थोड़ा सा आओ शुरू में, देखो 249 है क्या फैमिली, 249 में ही है, वेरी गुड, सही है 249. अब देखो फैमिली कौन होता है, तो फैमिली मीन्स, अच्छी बात है कम से कम मीन्स बोला, इंक्लूड बोलता तो 140 करोड़ ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर सिस्टर एक्सेप्ट वन. तो जब ये कंसेप्ट आ जाता तो सोचिए प्रॉब्लम क्या हो जाती. तो फिर सभी आ जाते फैमिली में, तो पूरे 140 करोड़, तो फिर तो पूरे इंडिया में आप किसी को भी फ्री में काम करो जीएसटी लग जाता. तो ऐसा नहीं बोला, फैमिली मीन्स क्या बोला, सीधी सी बात, स्पाउस एंड चिल्ड्रन. तो फैमिली का मतलब क्या होता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ही होता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल. तो मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स की फैमिली किसको बोलेंगे, ऑब्वियसली मिसेज एक्स और उनके बच्चे, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल. तो यही आपका फैमिली का मतलब होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार. तो ये फैमिली होता है. अब सोचिए आप सीए बन गए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है. मान लीजिए आपकी जो वाइफ है, या वाइफ है तो उसके लिए हस्बैंड जो है वो कुछ बिजनेस कर रहा है, कमा रहा है या कुछ दूसरा काम कर रहा है, तो वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है. इनकम कमाता है तो इनकम टैक्स भी देना है. अब आप सीए हो तो आप अपनी वाइफ का रिटर्न, या वाइफ है तो अपने हस्बैंड का रिटर्न फाइल करेगी. अब आपने अपनी वाइफ का रिटर्न फाइल किया, फ्यूचर में पैसे मांगने की हिम्मत रखोगे कि भैया हमने एक सर्विस दी है, रिटर्न फाइल किया, उसके देखो बाकियों से हम 50,000 लेते हैं, तुम चलो घर की हो, तुम डिस्काउंट 40,000 दे देना, मिलेंगे. मांगना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी लिया तो अगले 40 दिन तक घर, अपने घर नहीं घुस पाओगे. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम तो दिया गया. अब सोचिए पैरा 2 नहीं लग गया इस केस में. सप्लाई ऑफ सर्विस इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बिटवीन रिलेटेड पर्सन, स्पाउस इज योर रिलेटेड पर्सन, जीएसटी लग गया. सरकार ने बोला तुम्हारा रिश्ता तुम अपने पास रखो, तुम्हारे रिश्ते के चक्कर में हमारा नुकसान क्यों करते हो. तो अगर आपने अपने रिलेटेड पर्सन को कोई भी सर्विस दी इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे उनको गुड सप्लाई किया चाहे सर्विस दिया. अब उल्टा वाइफ सी है, आपकी टीवी की दुकान है, वाइफ ने बोला मेरे को एक टीवी चाहिए, आपने बोला ठीक है ले जा, वैसे वो पूछती कहाँ है, वो तो आई टीवी लेके चली गई, करेक्ट. अब सोचिए आपके बिजनेस में आपने टीवी दे दिया, पैसे टीवी के, भाई कस्टमर को बेचते हो 50,000 रुपये देते हो, वाइफ को मांगा वही टीवी सर पे. तो इसका मतलब टीवी तो मिली नहीं, पैसे तो मिले नहीं, टीवी चली गई. सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तेरा टीवी का काम था, विदाउट कंसिडरेशन, पैरा 2 शेड्यूल 1 सप्लाई. सच डेंजरस प्रोविजन. सेम काम बच्चा भी कर सकता है, बच्चों से पैसा लोगे. इट्स लाइक इफ योर फादर इज अ चार्टेड अकाउंटेंट, अब वो आपका रिटर्न फाइल कर रहा है,
पैसा मांगेंगे कभी आपसे? नहीं, वो तो उल्टा देते हैं पैसा, रिटर्न भी फाइल करते हैं, फिर आप बोलते हैं पापा पैसा दो कुछ, तो बोले यार काम भी कर रहा हूँ, पैसा भी मेरे से ही मांगता है, रिवर्स चार्ज। तो ऐसे केस में ठीक है, प्रैक्टिकली इसको नहीं बोलते रिवर्स चार्ज, लेकिन फादर की लैंग्वेज में समझ गए आप, ये रिवर्स चार्ज हो गया कि काम भी कर रहा हूँ पैसा भी मांग रहा है बदतमीज। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे सोचिए, प्रैक्टिकली पैरा 2 शेड्यूल 1 अप्लाइज, प्रैक्टिकल। तो ये रिलेटेड, पर यही रिलेटेड होता है स्पाउस एंड चिल्ड्रन। हाउएवर ये फैमिली को हम एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कब कर देंगे? एक्सटेंशन में हम पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स इनको भी शामिल कर लेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये को भी शामिल। चिल्ड्रन तो होते ही है, पर ये सब जो लोग हैं अपर जनरेशन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, करेक्ट, ब्रदर, सिस्टर, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपनी फैमिली मानता हूं, लेकिन टेक्निकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ माय फैमिली। टेक्निकली अगर बात करें, फैमिली का मतलब क्या होता है? आपकी फैमिली। तो आपकी फैमिली कौन होती है? आप, वाइफ, बच्चे, या वाइफ के लिए हस्बैंड, बच्चे, वो फैमिली होती है। तो जो पेरेंट्स हुए, जो ग्रैंड पेरेंट्स हुए, जो भाई बहन हुए, वो कहाँ गए? तो अक्सर उसको भी फैमिली माना जाता है। तो जीएसटी लॉ में उनको फैमिली एक ही शर्त पे मानेंगे, अगर वो लोग आप पे डिपेंडेंट है तो। डिपेंडेंट मतलब इमोशनली डिपेंडेंट नहीं कि हमें बहुत प्यार है एक दूसरे से, इमोशनली डिपेंडेंसी की बात नहीं चल रही, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की बात चल रही, कि इफ योर पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली, इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन यू फाइनेंशियली, अगर ब्रदर सिस्टर आपके आप पे डिपेंडेंट है, सपोज आपका छोटा भाई बहन है, अब वो तो अभी पढ़ रहे हैं छोटे हैं, आप बन गए सीए, तो नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन यू ना, तो अब वो अगर आप पे डिपेंडेंट है, करेक्ट, तो इसको बोला जाता है डिपेंडेंसी। तो फिर उनको भी फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। अब आपने उनको गुड्स दिया, सर्विस दिया, विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो भी सप्लाई माना जाएगा, करेक्ट। तो फैमिली का मतलब जो है, स्पाउस चिल्ड्रन तो होते ही हैं, स्पाउस चिल्ड्रन में कभी नहीं पूछा जाता डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, वो तो हमेशा ही फैमिली है, करेक्ट। तो वेदर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो हमेशा फैमिली मेंबर के अंदर आएगा ही आएगा। तो आपने, हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ ने हस्बैंड को, या अपने बच्चों को, आपने कोई भी गुड सर्विस दिया विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तय है पैरा 2 शेड्यूल 1 लगना। लेकिन एंड इसके अलावा और कौन आपकी फैमिली में आ जाएगा? तो उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द पर्सन, वो भी आ जाएंगे। कब? इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सेड पर्सन। तो यानी पहले पार्ट में मैं कवर करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं सेल्फ फैमिली, और इसको मैं बोल सकता हूं एक्सटेंडेड फैमिली। तो अब मैंने वही रिटर्न अपने पेरेंट्स का फाइल किया, वही रिटर्न ग्रैंड पेरेंट्स का फाइल किया, वही रिटर्न मैंने ब्रदर सिस्टर का फाइल किया, प्रोवाइडेड दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो पैसे तो मैंने उनसे भी नहीं लेने, करेक्ट। तो अगर पैसे मैंने उनसे, अब अच्छा ब्रदर सिस्टर, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, ब्रदर सिस्टर जो बात कर रहे हैं मतलब खुद के भाई बहन की बात कर। फिर आप वो चालू हो जाएंगे, सर हमारी जॉइंट फैमिली है, चाचा का लड़का भी तो मेरा भाई है, भाई से बढ़कर है, वो बढ़ के है तो बढ़ के रखो, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे मतलब रियल ब्रदर सिस्टर, उनकी बात चल रही है, करेक्ट। तो ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छा चिल्ड्रन, वो तो ऑलरेडी पॉइंट 1 में कवर्ड है, तो ये पूरी फैमिली आ गई ना। तो सेल्फ फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, ये फैमिली माना जाता है। तो अब ये फैमिली है, तो इसका मतलब इनको अगर आपने कुछ भी सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, तो ये सब क्या होगा? ये सब लेविएबल टू जीएसटी हो जाएगा, पैरा 2 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली डिफाइंड अंडर 249, डेफिनेशन में जाके पढ़ लेना। तो ये लोग आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आठवां, आठवां किसको बोला? इफ वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और कंसेशनर ऑफ द अदर। तो अगर कोई व्यक्ति किसी का सोल एजेंट है, तो उसको भी रिलेटेड पर्सन के अंदर कवर कर लिया गया है। तो सोल एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट, मतलब
पर्पसफुली कई बार आप देखते हैं जितनी भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी को अपना सोल एजेंट अपॉइंट करती है, तो वो भी आपस में रिलेटेड पर्सन के अंदर कवर हो गए, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ बिटवीन देम इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। बोलो क्लियर? तो रिलेटेड पर्सन कौन होता है, क्लियर हो गया? तो पहला पार्ट जो है सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ये अपना हो गया। बोलो इस पे कोई डाउट? तो रिलेटेड पर्सन अपने अलग अलग प्रकार के देखे, अपन ने देखा कंपनी के लिए डायरेक्टर्स, फर्म के लिए पार्टनर्स, एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय, फिर 25% के ऊपर की शेयर होल्डिंग, 1 पर्सन कंट्रोल्स 2 और मोर कंपनी, 2 और मोर गेट्स कंट्रोल्ड बाय 1, तो होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह के केसेस कवर हो गए। इफ दे आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली वो कवर हो गया, या सोल एजेंट कंशनर कवर हो गया। तो ये सब लोग क्या रिलेटेड पर्सन है, इनके बीच में कोई भी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस या बोथ हुआ, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हुआ, तो विदाउट कंसिडरेशन तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सब डीम्ड सप्लाई के अंदर कवर हो जाएगा। पहला पार्ट क्लियर? अगर कोई पैसे नहीं ले रहे तो इट्स अ रेंडरिंग ऑफ सर्विस, और वो गाड़ी अगर रिलायंस की है, उसके खर्चे रिलायंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज सर्विस रेंडरिंग ऑफ सर्विस, करेक्ट? तो वो रेंडरिंग ऑफ सर्विस के अंदर आ जाएगा। बस शर्त है अगेन यही चेक करना कि इफ इज एक्टिंग, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और वो पार्ट ऑफ सैलरी है तो फिर तो बात अलग है, वो शेड्यूल 3 में कवर है। और अगर 50,000, खैर आपका एग्जांपल बहुत ऊपर के लेवल का एग्जांपल है, वो तो बात, बट डायरेक्टर आइदर वेज इट वर्क्स, डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय भी काम करते हैं, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट भी काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर होते हैं उनका टीडीएस कटता है 194J, और अगर जिनका टीडीएस कटेगा 194J प्रोफेशनल फीस के तौर पे, तो वो एम्प्लॉय नहीं होते, वो एम्प्लॉय नहीं होते तो वो कवर्ड है अंदर पैरा 2 शेड्यूल 1। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है जिनका टीडीएस कटेगा 192, तो वो तो पार्ट ऑफ सैलरी है, जिनका पार्ट ऑफ सैलरी हुआ तो फिर वो तो शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो गया, वो सप्लाई नहीं होता है। तो उसके लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये चीज आएगी जब हम चार्ज अंडर जीएसटी पढ़ेंगे, वहां पे ये टॉपिक को देखेंगे। लेकिन दूसरा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब ये दो अलग तरीके से पढ़ना। अब पढ़ना है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ रिलेटेड पर्सन पढ़ चुके। ये नहीं समझना है कि इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये पॉइंट नहीं है। ट्रांजैक्शन हो रहा है रिलेटेड पर्सन के बीच में, या फिर ट्रांजैक्शन हो रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। ना हुआ डिस्टिंक्ट पर्सन तो बिग बाजार मुंबई, बिग बाजार रायपुर, इनको बोला जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब जो सेम व्यक्ति है वर्किंग ऑपरेटिंग ऑल ओवर इंडिया अंडर डिफरेंट ब्रांचेस। अब वो भी अगर आपस में गुड्स और सर्विसेज देते हैं तो यही केस है ब्रांच ट्रांसफर। और यही प्रॉब्लम थी वो बिग बाजार मुंबई के अपने एग्जांपल में, जो बार बार बोल रहा था कि भैया साहब मैं अपनी ब्रांच को अगर चीज भेज रहा हूं आप उस पर भी जीएसटी लगा रहे हो, बंद करो जीएसटी को। फिर गवर्नमेंट ने उसको समझाया था कि भैया अगर हमने इस पे जीएसटी नहीं लगाया तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है वो समझ, तेरा खुद का क्रेडिट फंस जाएगा। एक ब्रांच में क्रेडिट एक्यूमुलेट होता जा रहा है और दूसरे में पेबल लाइबिलिटी आती जाएगी, इसलिए हमने उसको सप्लाई बोलना है। लेकिन साहब मैं तो इसके लिए पैसे ही नहीं ले रहा हूँ, कैसे सप्लाई होगा? क्योंकि आपने बोला था सप्लाई के लिए ABC होना चाहिए। ठीक है, पैरा 2 शेड्यूल 1 में डाल देते हैं तेरे को। तो इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स बिग बाजार मुंबई के द्वारा बिग बाजार रायपुर को सप्लाई ऑफ टीवी किया गया, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इट इज डीम्ड सप्लाई, बिग बाजार मुंबई ने जीएसटी पे करना पड़ेगा उस पे। वैल्यू क्या होगा? एज आई सेड वैल्यूएशन रूल्स, लेकिन जीएसटी लगेगा। तो इनको बोला जाता है डिस्टिंक्ट पर्सन। तो डिस्टिंक्ट पर्सन से पहले हमको ऑब्वियसली कुछ कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकॉल करने पड़ेंगे जो आपने पहले कभी पढ़े थे। तो हम जानते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है, कि जीएसटी में आपको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ये हम जानते हैं। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। अगर मेरी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज है तो हर ब्रांच में मेरे को जहां जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, प्रोवाइडेड मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो चुका है, तो आई नीड टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड दो जगह होता है, 22 में 24 में, वो सारे इंस्टेंसेज रजिस्ट्रेशन में हम वापस से डिटेल में देखेंगे, पर अभी तो बस आपको इंटर का रिकॉल करवा कि इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। फिर डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं? तो एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड की एक ऑफिस मुंबई में, एक्स लिमिटेड की दूसरी ऑफिस रायपुर में है, तो एक्स लिमिटेड इनकम टैक्स के हिसाब से एक ही है, उनका पैन एक ही है। लेकिन जब जीएसटी की लैंग्वेज में बात करूं तो एक्स लिमिटेड मुंबई और एक्स लिमिटेड रायपुर अलग है, दोनों के ब्रांचेज अलग है। तो उनको क्या बोला जाता है? टेक्निकली 25 सबसेक्शन 4 में दे आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट पर्सन।
अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 दे आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, और डिस्टिंक्ट पर्सन हुए तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भी कुछ सप्लाई हुआ तो जीएसटी उस पे लग जाए। तो अब ये पूरा आपको वही याद दिला रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है वगैरह वगैरह, ये सब वही बात बता रहा है। ठीक, अब डिस्टिंक्ट पर्सन जो है इस केस में उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अगर मेरी ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेज है तो मेरे को हर स्टेट में मिनिमम एक एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, प्रोवाइडेड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं मैं। और एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को भी मैंने गुड्स या सर्विसेज दिया तो वो सप्लाई है, क्योंकि सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन में ट्रांसफर भी शामिल है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज ट्रांसफर, पहले वहां फंसाया। उसके बाद ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है 25 सबसेक्शन 4 में, यहाँ फंसाया। फिर तीसरा बोले हम तो फ्री में देते हैं, आप बोलते हो कंसिडरेशन होना चाहिए, तो पैरा 2 शेड्यूल 1 तीसरा यहाँ फंसाया, जिसमें बोला कि अगर पैसा नहीं भी लोगे तो भी जबरदस्ती सप्लाई मान के जीएसटी ले लेंगे। करेक्ट। तो डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं, ये सबसेक्शन 4 और 5 ऑफ 25 में दिया हुआ। अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड or required to obtain more than one registration, whether in one state UT or more than one state UT, in respect of each such registration, be deemed as distinct person. तो इनको distinct person बोला जाता है 25(4) में, ये जानते हैं हम। Example, Mohan, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has also obtained registration in the state of West Bengal. उसने वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन लिया है। तो बताओ, उसी है उसकी दो ऑफिस है, एक दिल्ली में एक वेस्ट बंगाल में। अब दोनों जगह रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसके दो जीएसटी नंबर होंगे, दो जीएसटी। अब वो दिल्ली से वेस्ट बंगाल भी अगर कोई सर्विस देता है तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन कवर होगा कि नहीं? और अपनी ही ब्रांच को दे रहा था, क्या कुछ पैसे लिया होगा? नहीं लिया होगा। तो पैसे नहीं भी लिया हो तो भी पैरा 2 शेड्यूल 1 बोलता है इट इज कवर्ड देयर। करेक्ट। In respect of his newly opened branch office, Mohan shall be treated as distinct person in respect of registration in West Bengal and Delhi. तो जो उसका दिल्ली का ऑफिस है और जो वेस्ट बंगाल का ऑफिस है वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाता है अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4। फिर सर ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? तो सीधी सी बात है, आपने रजिस्टर कराना पड़ता है जहां आप रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन जहां मैं टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं कर रहा हूं तो मेरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो एक्स लिमिटेड जो है वो रायपुर में टीवी बेचता है, तो इट नीड्स टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड प्रोवाइडेड, अब हम वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ये मान के चलते हैं, तो रायपुर में उसने रजिस्ट्रेशन करा। लेकिन मुंबई में उसका ठेका है, मतलब अल्कोहलिक लिकर का काम है, उस पर तो जीएसटी लगता नहीं। जीएसटी लगता नहीं तो इज इट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र? वहां तो लाइबिलिटी नहीं है। अब मान लो रायपुर वाली ब्रांच से कुछ गुड्स सप्लाई होते हैं मुंबई वाली ब्रांच को, रायपुर वाला रजिस्टर्ड है, मुंबई वाला अनरजिस्टर्ड है, दोनों का मालिक एक, सबका मालिक एक, एक्स लिमिटेड। अब वो जो एक्स लिमिटेड मालिक है उसने एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को किया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एक ब्रांच रजिस्टर्ड है, अदर ब्रांच अनरजिस्टर्ड है, तो लॉ उनको डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलता, लॉ उनको बोलता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट। क्या आप व्यक्ति एक ही हो लेकिन आपकी प्रीमाइसेस दो है, एक इस्टेब्लिशमेंट आपका रायपुर में, एक इस्टेब्लिशमेंट मुंबई में, तो अब रायपुर से मुंबई भी जो जाएगा ये सप्लाई बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएगा अंडर 25(5). और जो चीज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगी, पैरा 2 शेड्यूल 1 बोलता है वो भी डीम्ड सप्लाई है इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो रायपुर वाले ने मुंबई वाले को फ्री में कोई गुड्स दे दिया तो वो भी एक तरीके का डीम्ड सप्लाई है, कवर्ड अंडर पैरा 2 शेड्यूल 1। तो रजिस्टर्ड को देगा वो तो है ही 25(4) में डिस्टिंक्ट पर्सन, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को देता है, दोनों का मालिक एक, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है, उस पर भी जीएसटी लग के रहेगा। पैसा लो तब भी लगेगा, नहीं लो तब तो डेफिनेटली लगेगा। करेक्ट। तो एग्जांपल, पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है वो 25(5) बता रहे, पहले उसको देखो। वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट in respect of an establishment has establishment in another state, और ऑब्वियसली वो एस्टेब्लिशमेंट है तो पक्की बात है वहां रजिस्टर्ड नहीं होगा, वहां रजिस्टर्ड नहीं होगा, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person।
तो यूं समझ लो तुम्हारे दो घर हैं ऐसा बोला जाएगा, तो एक घर ने दूसरे घर को जो सर्विस दी उस पे भी जीएसटी लगेगा। आगे सप्लाई नहीं करेगा तो आपने इधर इनपुट ले लिया, आपने रायपुर में खरीदा, रायपुर में खरीदा जब सामान को तो आपने इनपुट लिया, गवर्नमेंट ने इनपुट क्यों दिया आपको, क्योंकि आप उसका आउटपुट दोगे, ये मान के आपको इनपुट दिया था, क्योंकि थंब रूल है जीएसटी का, तुम मुझे इनपुट दो मैं तुम्हें आउटपुट दूंगा। अब आपने इनपुट ले लिया रायपुर वाले ने, फिर आपने वो चीज को सप्लाई कर दिया अपनी मुंबई ब्रांच को, और मुंबई ब्रांच नॉन टैक्सेबल सप्लाई का काम करती है, वो आगे बेचेगी नहीं, तो गवर्नमेंट को जीएसटी कहाँ गया, खा गए आप जीएसटी, तो छोड़ेगी आपको गवर्नमेंट। आपने इनपुट ले लिया और आउटपुट का फायदा नहीं दिया तो वो कवर्ड है। बोले हम तो फ्री में देते हैं, फ्री में तो तूने कैमरा भी दिया था, छोड़े थे तेरे को, छोड़ देंगे अगर तू इनपुट मत ले, लेकिन वो पैरा 1 में था, पैरा 2 में आपने इनपुट लिया नहीं लिया पूछ ही नहीं रहे, टैक्स लगेगा। अगर फ्री में दिया एक शरीर ने दूसरे शरीर को, या एक शरीर के एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को, आइदर ऑफ द केस में सप्लाई है जीएसटी लगेगा। पैरा 2 नेवर सेज वेदर यू हैव क्लेम्ड इनपुट और नॉट, उसकी बात ही नहीं करता। करेक्ट। एग्जांपल देखो, ऋषभ एंटरप्राइजेज द रजिस्टर्ड सप्लायर ओन्स एसी रेस्टोरेंट इन विरार महाराष्ट्र, तो एक जगह उसका एसी रेस्टोरेंट है महाराष्ट्र में। इट हैज ओपन लिकर शॉप इन रायपुर, उत्तराखंड वाला, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है रायपुर, उत्तराखंड में भी है, आपको पता होना चाहिए। और देखो रायपुर में कौन सी शॉप खोली, उसको भी पता है रायपुर में क्या चलता है, तो पर ये उत्तराखंड वाला रायपुर है, तो वहां पे एक लिकर शॉप खोली जिसका काम है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एक जगह खाना खिलाता है, फिर दूसरी जगह भट्टी चलाता है, दोनों का मालिक एक। अब आप जानते हैं खाना खिलाना एक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेविएबल टू जीएसटी, भट्टी इज exempt। Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is non-taxable supply, Rishabh Enterprise is not required to obtain registration in Uttarakhand। उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, पर उसका प्रीमाइसेस तो है, एक बिजनेस प्लेस तो है उत्तराखंड में। अब ऐसे इंस्टेंस में एसी रेस्टोरेंट से मान लो लिकर शॉप में कुछ भी सामान जाता है, गुड्स जाता है या सर्विस जाता है, कल को उत्तराखंड वाले ने फोन किया कि साहब बाकी तो हम मैनेज कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आपके यहाँ रेस्टोरेंट है, क्या बोलते हो आप लोग उसको, चखना वखना, मुझे नहीं पता ये सब, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको पता होगा तो ऐसे बोले बोले आपका रेस्टोरेंट है तो आप थोड़ा सा चखना भेज दो, बाकी सब हम अरेंजमेंट हम करते हैं। तब ऐसे इंस्टेंसेस पे इट इज सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज फ्रॉम वन एरिया टू अदर, तो पूरा बोरा भर के चखना भेज दिया गया महाराष्ट्र से उत्तराखंड। गवर्नमेंट बोलेंगे ये सब नहीं चलेगा, थोड़ा छींटे गिराने पड़ेंगे सप्लाई के हमारे पास भी। करेक्ट। तो लेविएबल टू जीएसटी, लेकिन साहब फ्री में था, फ्री में है तो भी पैसे लगेंगे। करेक्ट। तो इस पे जीएसटी लग के रहेगा। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया पूरी तरीके से। करेक्ट। तो रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में, अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप उत्तराखंड में, इट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, लेविएबल टू जीएसटी। ये तो बात हुई अलग अलग स्टेट की। अलग अलग स्टेट में तो आपने रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल है बिग बाजार की एक ब्रांच रायपुर में और एक ब्रांच बिलासपुर में, आप क्या करें? ये तो एक ही स्टेट हो गया, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो रायपुर बिलासपुर दोनों छत्तीसगढ़ में आते हैं, तो आपको तो पता होगा। लेकिन जब आईसीआई में एग्जाम में आ जाएगा सवाल रायपुर और बिलासपुर, तो बाहर वालों को भी पता होना चाहिए रायपुर बिलासपुर इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली। अब वो दोनों एक ही स्टेट में। अब बिलासपुर वाले का फोन आया रायपुर वाले के पास, तुम्हारे पास कोई टीवी है क्या? रायपुर वाले ने बोला हाँ साहब है, फटाफट भेज दो यार, ट्रक में डालो भेजो, हमारे यहाँ कस्टमर है, टीवी चाहिए। अब रायपुर वाले ने ट्रक में टीवी डाली, बिलासपुर भेज दिया, अब कैसे होगा? प्रॉब्लम है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, रायपुर बिलासपुर रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना पड़ेगा कि एक रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा? पहला चीज। दूसरा चीज, जब सामान भेजेंगे पैसा तो ब्रांच है, लेना है नहीं, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तीसरी चीज, बिल देना पड़ेगा, इनवॉइस की डिलीवरी चालान से काम हो जाएगा?
कब इनवॉइस देना, कब डिलीवरी चालान देना। रायपुर से मुंबई जाता है, मुंबई से रायपुर आता है, तब तो पक्की बात है वो सप्लाई है, डिस्टिंक्ट पर्सन हो, रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, काम डिलीवरी चालान से नहीं चल सकता। तो उसके लिए तो बिल बना के प्रॉपर देना पड़ेगा एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच को। अब इस केस में क्या करना पड़ेगा? सवाल नंबर 1 रजिस्ट्रेशन को लेके बोलो। सर, ये तो डिपेंड करता है कि आपका बिलासपुर वाले ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और अगर सेम रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पे ही है तो रायपुर से जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मतलब स्टॉक ट्रांसफर ही होगा, वो सप्लाई नहीं होगा। दिस इज रियल स्टॉक ट्रांसफर, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे पहले जब जीएसटी लॉ आया था तब तो आपको वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन कंसेप्ट था, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं सकते थे, कंसेप्ट ये था वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन। केवल लिमिटेड सिनेरियो में आपको एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन दिया जाता था, वो था व्हेन यू हैड डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स। डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल मतलब मेरे काम अलग अलग है, मैं 10-12 काम करता हूँ, तो मैं सीमेंट भी बेचता हूँ, मैं रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ, मैं सिम भी बेचता हूँ, ऐसे कई काम करता हूँ। केवल डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल है, वहां आप चाहो तो एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि भैया मैं मेरी 5 ब्रांचेज हैं, मैं सबके बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करता हूँ, मैं सबका काम अलग अलग करना चाहता हूँ। अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन दिया छत्तीसगढ़ में तो मुझे सबको मिला के करना पड़ता है, और जब तक सबकी डिटेल नहीं आ जाती तो मेरा काम पेंडिंग रहता है। बिजनेस ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया कि भैया आप ऐसा मत करिए, हमारे ऊपर छोड़ दो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। मल्टीपल स्टेट में जाओगे तब तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, तब तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक ही स्टेट में अलग अलग शहरों में रहोगे तब क्या करना है? तो अब ये ऑप्शन आप ही के ऊपर छोड़ दिया गया कि एक ही स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए, मांगोगे तो मिल जाएगा, नहीं भी चाहिए तो एक रजिस्ट्रेशन से काम हो सकता है। उसके लिए कंसेप्ट होगा पीपीओबी एपीओबी। अगर आप एक ही रजिस्ट्रेशन कराओगे पूरे स्टेट में, उससे भी काम चल जाएगा। उसके लिए आप एक जगह को बताइए एज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी सारी जगह को बताइए एज योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो सिंगल रजिस्ट्रेशन से काम हो जाएगा। तो मैंने मान लीजिए छत्तीसगढ़ में मेरी 10 ब्रांचेज है बिग बाजार की, तो बिग बाजार कर सकता है, हो सकता है अपनी रायपुर वाली ऑफिस को प्रिंसिपल प्लेस बताए और बाकी जगह को एज अ ब्रांच बताए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर ऐसे बता के काम किया तो यानी सबका जीएसटी नहीं किया, अलग अलग जीएसटी नंबर लिया ही नहीं। अब मैं रायपुर से बिलासपुर सामान भेज रहा हूँ, अब रायपुर से बिलासपुर सामान जा रहा है, सोचो जीएसटी तो एक ही है, शरीर भी एक आत्मा भी एक। तो जब सब कुछ एक है तो सप्लाई किसको मानूं? सप्लाई के लिए दो होना ना, तो उस केस में इट इज नॉट अ सप्लाई। क्यों? क्योंकि यू आर अनरजिस्टर्ड, आप अनरजिस्टर्ड है इसलिए सप्लाई नहीं है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी। लेकिन बिलासपुर वाले ने कल को बोला नहीं साहब मैं अलग रजिस्ट्रेशन चाहता हूँ, आप अपना काम अलग रखो, मैं अपना काम अलग रखता हूँ, ताकि अपने को पता रहे रायपुर कितना कमाता है, बिलासपुर कितना कमाता है। तो ब्रांच वाइज अकाउंटिंग चालू कर दी और दोनों ने अपना अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो लॉ बोलता है एक बार अगर आपने अलग रजिस्ट्रेशन करा लिया फिर बाद में आके मत बोलना हम एक ही है, हम एक ही यूनिट है, हम दो यूनिट नहीं है। वो पहले से डिसाइड कर लो तुम एक हो कि दो। जब फायदा होता है तो तुम दो यूनिट हो, जब नुकसान होता है तो तुम एक यूनिट हो। वो नहीं चलता कंसेप्ट, वो मूवी में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता। तो इसलिए अगर आपने बिलासपुर का अलग रजिस्ट्रेशन करा लिया और रायपुर का अलग, फिर तो दो जिस्टिन है। अब अगर दो जिस्टिन हो गए इसका मतलब अब रायपुर से भी बिलासपुर सामान गया तो ये सप्लाई है। सप्लाई है तो अब इसके लिए बिल देना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस जाएगा, डिलीवरी चालान से काम नहीं चल सकता, ई वे बिल भी निकालना पड़ेगा, आपको सब काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम डिलीवरी चालान से नहीं बनेगा। तो ये सब प्रोसेस आपको फॉलोअप करना पड़ेगा और पैरा 2 शेड्यूल 1 भी लग जाएगा। रायपुर ने बिलासपुर से पैसा नहीं लिया तो भी पैरा 2 शेड्यूल 1 गेट्स अट्रैक्टेड, क्योंकि यू विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन 25(4). लेकिन एक ही रजिस्ट्रेशन में काम किया तो फिर रजिस्ट्रेशन आपने अलग कराया नहीं, तो यू आर सेम पर्सन। फिर पीपीओबी एपीओबी कंसेप्ट पे चले आप। अब ये काम के लिए आप टैक्स इनवॉइस दे नहीं सकते, क्योंकि टैक्स इनवॉइस के लिए सेलर और बायर होना, दो जिस्टिन होना, यहाँ दूसरा जिस्टिन तो किसी का है ही नहीं, तो यहाँ मैं इनवॉइस दे नहीं सकता। तो ये काम करना पड़ेगा डिलीवरी चालान से। लेकिन डिलीवरी चालान के साथ साथ ई वे बिल तो तब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज मूवमेंट ऑफ गुड्स, ई वे बिल मूवमेंट के लिए होता है, करेक्ट? तो वो मूवमेंट के लिए करना पड़ेगा। ये पूरा कंसेप्ट है स्टॉक ट्रांसफर का, समझ आ गया? तो स्टॉक ट्रांसफर नॉर्मली जीएसटी लगेगा,
डिफरेंट लोकेशन पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो ये एग्जांपल क्या दे रहा, मान लो लखनऊ में एक फैक्ट्री और एक दिल्ली में शोरूम है, दो अलग अलग जगह हो गई, पक्की बात है रजिस्टर होना ही पड़ेगा, रजिस्टर है तो स्टॉक ट्रांसफर इज अ डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई हुआ, इसका मतलब ये तो टू डिफरेंट स्टेट्स है, टू स्टेट्स, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, पहला काम। दूसरा काम, जब स्टॉक ट्रांसफर होगा तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, मतलब डिलीवरी चालान से काम नहीं चल सकता, तो उसका प्रॉपर बिल बना के देना पड़ेगा। फिर ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो थ्रेशोल्ड अब आप जानते हैं 50,000 से ऊपर की चीज़ है, मैं वैसे ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ई वे बिल का एक थ्रेशोल्ड होता है, फिर वो किलोमीटर डिस्टेंस वो सब होते हैं, बट बेसिक मान के चलो अगर वो क्रॉस कर रहे हो तो लगेगा, ई वे बिल भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये सब करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, Raghuveer Fabrics transfers 1,000 shirts from factory located in Lucknow to retail showroom in Delhi, so that same can be sold from there. तो मतलब लखनऊ फैक्ट्री से दिल्ली शोरूम 1,000 शर्ट जा रहा है। फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुवीर फैक्ट्रीज आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड, दोनों दोनों जगह रजिस्टर्ड है। ऑल्दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेल शोरूम। फैक्ट्री में माल बना, वो सामान को बना के उसने शोरूम में भेज दिया, फिर सेल शोरूम से होता है। तो माल बना लखनऊ में, शोरूम दिल्ली में, बिकता वहां है, तो भैया आपने उसको ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। तो इवन विदाउट कंसिडरेशन किया तो भी पैरा टू शेड्यूल 1 बोलता है ये सप्लाई है। बड़ा फेमसली सवाल आता रहता है, कैसे सवाल आते हैं देखो। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज ट्रांसफर्ड सम गुड टू इट्स ब्रांच इन वेस्ट बंगाल, दोनों रजिस्टर्ड है, तो दिल्ली वाले रजिस्टर्ड ने बंगाल वाले रजिस्टर्ड व्यक्ति को ट्रांसफर किया, कंपनी एक ही है दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल। गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन, ये भी क्लियर किया क्वेश्चन में। कंपनी बिलीव्स ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय इट डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई, नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। कंपनी का कहना है कि जब पैसा ही नहीं ले रहे तो सप्लाई कैसा, झूठ बोलता है, हमको गलत सलाह देता है। मैंने अपनी ही ब्रांच को सप्लाई किया, अपनी दिल्ली वाली ब्रांच से बंगाल वाली ब्रांच को बेच रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो जीएसटी कैसा, क्योंकि 7(1) तो मैंने भी पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन होना चाहिए, यहाँ तो कंसिडरेशन ही नहीं है, फ्री में भेजा है, तो कैसे जीएसटी लगा रहा है, झूठ कंसिडरेशन सप्लाई सर्विस देता है हमको, करेक्ट। तो आपने समझाना था चाचा, खाली 7(1)A पढ़ने से सीए नहीं बनते, 7(1)C भी आना चाहिए। तो 7(1)C क्या बोलता है, एज पर शेड्यूल 1 एनी सप्लाई, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो पहले तो आपको बोलना है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी रेड विद शेड्यूल 1 एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ between related persons or between distinct person in course furtherance of business even if made without consideration is a deemed supply as specified in para 2। पहले तो आपने ये लॉ का पढ़ा होता है। इन द गिवन केस, जो भी नाम है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैविंग ब्रांच ऑफिस इन वेस्ट बंगाल आर डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर 25(4), पहले आपने साबित किया कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, एंड देयर इज सप्लाई ऑफ गुड्स even if it is made without consideration it is in course furtherance of business, तो आपने facts बताए। Since all the facts of para 2 of schedule 1 are covered here, hence it has to be treated as supply even if it is made without consideration, correct। तो ये supply माना जाएगा, कंपनी का ऐसा सोचना गलत है। In the given case, since Damodar and its branch located in other state are distinct person, supply of goods between them qualifies supply। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा, correct। वैसे अगला इंस्टेंस है, मोक्षा भूमि इंडस्ट्रीज हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। इट स्टोर्स द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन अ डिपो लोकेटेड इन गुजरात, बनाती गुड्स महाराष्ट्र में, फिर उसका डिपो गुजरात में, पड़ोस में ले जाके उसको स्टोर कर देती। डिपो इज ओन्ड बाय पुण्य भूमि लिमिटेड, वो डिपो किसी और का है, पुण्य भूमि लिमिटेड, अ रिलेटेड पर्सन ऑफ मोक्षा भूमि, ये तो रिलेटेड पर्सन हो गया। पुण्य भूमि हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि, ऐसे नाम रखता है, एक मोक्ष और एक पुण्य, पुण्य करो मोक्ष पाओ।
इन दिस केस फॉर यूसेज ऑफ डिपोट फॉर स्टोरेज पर्पस, उसने उसके लिए कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया वो रिलेटेड है। वेदर स्टोरेज ऑफ गुड्स परमिटेड बाय पुण्य भूमि क्वालिफाई सप्लाई, क्या ये सप्लाई है? तो अगेन रीजन वही बनता है, एज पर पैरा 2 शेड्यूल 1 सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस आर बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। इस केस में क्योंकि पुण्य भूमि मोक्ष भूमि आर रिलेटेड पर्सन, इसलिए इट इज टू बी ट्रीटेड एज डीम्ड सप्लाई, करेक्ट। तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन आएगा, इसलिए वो स्टोरेज सर्विस इन कोर्स फर्दरेंस क्वालिफाइड सप्लाई इवन दो नो कंसिडरेशन इज चार्ज। कीवर्ड है रिलेटेड पर्सन, जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। बताइए बनेगा कि नहीं? लेकिन मजा तो तब आ जाता है जब दोनों यूनिट एक ही स्टेट में हो। जैसे मैंने आपको रायपुर बिलासपुर का एग्जांपल दिया, ये लखनऊ कानपुर का बोल रहे हैं, दोनों कहाँ? दोनों कहाँ? यूपी में। तो लखनऊ भी यूपी में, स्टेट की बात करें तो कानपुर भी यूपी में। अब इनके बीच में कुछ स्टॉक ट्रांसफर हुआ, तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है क्या ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं। अब ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है कि मल्टीपल। अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया, कंपल्शन तो है नहीं, अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया हुआ क्वेश्चन में बता रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है एक जगह को उसने बताया होगा पीपीओबी, एक जगह को बताया होगा एपीओबी। जब पीपीओबी एपीओबी सिंगल जिस्टिन पे काम कर रहे हो, इसका मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ पे खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन, तो अपने को जब रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो अब यहीं पे अपन पूरा करते हैं। तो ये काम कैसे होगा? सिंगल रजिस्ट्रेशन है पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे अपन ने वहां पे लिखा था, जब रजिस्ट्रेशन सिंगल है तो ये एक स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, पर ये कैसा स्टॉक ट्रांसफर है? विच इज नॉट अ सप्लाई। तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने सिंगल रजिस्ट्रेशन पे काम किया सेम स्टेट में। नंबर 3, क्या इसके लिए आपको कोई इनवॉइस देना है? नहीं, तो इसके लिए इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तो काम क्या करना पड़ेगा? ये काम करना पड़ेगा डिलीवरी चालान के थ्रू। तो इसके लिए आपको डिलीवरी चालान देना है क्योंकि स्टॉक का मूवमेंट तो हो रहा है, तो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, बिल नहीं दिया जाएगा इसके लिए। एंड नंबर 4, ई वे बिल, वो तो लगेगा अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द जगह उतना है तो ई वे बिल लगेगा, करेक्ट। तो इनवॉइस की जगह यहाँ पे आ जाएगा डिलीवरी चालान और ये सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आपने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर लिया फिर तो सेम जैसे आपने वहां दिल्ली बंगाल किया वही चीज यहाँ पे भी लग जाएगी, करेक्ट। तो अब सिंपल सा क्राइटेरिया क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है सेम पेन, यस। सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया, नो। सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया मतलब पीपीओबी एपीओबी कंसेप्ट, तो ट्रांसफर टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, नो। यही तो केस अपन ने अभी देखा था। लेकिन आपका सेम पेन है, यस। क्या आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया कानपुर लखनऊ का? यस। तो फिर क्या वो सप्लाई है? यस। समझ आ गई बात? ये उसी का सम अप है। अब ये कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल है जिसको सर्कुलर के थ्रू जवाब मिलते गए गवर्नमेंट के द्वारा। सवाल, मोल्ड्स एंड डाइज कई बार which is owned by original equipment manufacturer, they are sent free of cost to a component manufacturer। कई बार मोल्ड एंड डाइज जो है वो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो बनाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्लाई कर देता है। अब वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जब सप्लाई करता है तो सवाल ये पूछा गया कि अब यह हम लोग सब कवर होंगे इसमें? एक एक लाइन का सवाल, एक एक लाइन के जवाब। तो क्या बोला, अगर वो बिजनेस में कर रहा है तो भले ही वो कर रहा है, लेकिन मोल्ड और डाई ऐसी चीज है जो छोटी मोटी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होगी। एक बार आपने वो डाई किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बना दिया, वो डाई दूसरी चीज में इस्तेमाल नहीं होता, तो उसको तो डिस्कार्ड होना तय है। इट डू नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई। तो इसका जवाब क्या है सर्कुलर में कि इसको सप्लाई नहीं मानते क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है और उसका जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होता है वो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होते, एंड नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व। तो ये वजह से, क्योंकि वहां पे कोई पैसा भी नहीं ले रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बोल रहे हैं, पैसा लेते तब बात अलग थी, 7(1) आ जाता। पैसा भी नहीं ले रहे हो और ना रिलेटेड हो ना डिस्टिंक्ट हो, तो फिर बात खत्म हो जाती है। गुड सर्विसेज बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बता चुका। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को देगा तो वो तो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 सप्लाई नहीं होता, ये क्लैरिफिकेशन है।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तो हम जानते हैं 50,000 तक का एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर दोगे तो टैक्सेबल है। तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, तो पैरा 2 शेड्यूल 1 का केस है, 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन मोर देन 50,000 है तो इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन कितना, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब आप जानते हैं सैलरी में आपने पढ़ा था, सैलरी में खाली सैलरी नहीं आता, परक्यूजिट्स वगैरह सब आता है। तो जब हम ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को परक्यूजिट दे रहा है तो सवाल है एम्प्लॉयर उसको अगर सैलरी दिखा रहा है तो फिर ये फैसिलिटी कहाँ है, सैलरी दिखा रहा है तो ये सैलरी का पार्ट हुआ, सैलरी का पार्ट हुआ तो वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाना है, करेक्ट। तो ये आपका पैरा 2 है, बोलो पैरा 2 क्लियर, पैरा 2 में कोई डाउट, यहाँ पे हमारा पैरा 2 पूरी तरीके से विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, पैरा 1 खत्म, पैरा 2 खत्म। परक्यूजिट्स मतलब फैसिलिटीज। तो कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज देता है। अब वो फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉय के लिए सैलरी का पार्ट है तो सैलरी का पार्ट है तो वैसे शेड्यूल 3 केस है, शेड्यूल 3 सैलरी को सप्लाई नहीं मानते तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो अदर देन सैलरी है तो वो गिफ्ट का केस है, फैसिलिटीज दिया पैसे नहीं लिया, जितने एक्सटेंड तक के पैसे नहीं लिया वो फैसिलिटी है। अब वो जो फैसिलिटी दे रहा है तो वो 50,000 के काउंटिंग वाले में आ जाता है कि 50,000 तक की फैसिलिटी है तो टैक्स नहीं लगा, लेकिन उसके ऊपर की फैसिलिटी है तो फिर सब जीएसटी लगेगा, करेक्ट। तो अपन ने 4 में से 2 पैरा देखा, पैरा 1 थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, पैरा 1 अपन ने देखा एनी परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड is a deemed supply leviable to GST even if it is without consideration in course furtherance of business। तो ये भी जाना कि जिसका आईटीसी ब्लॉक्ड है या जिसका आईटीसी अवेलेबल है बट नॉट अवेल्ड है तो वहां पे पैरा 1 नहीं लगता है, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ पैरा 1। दूसरा अपन ने देखा सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन इज अ डीम्ड सप्लाई। इसके लिए रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं जाना, कंपनी के लिए डायरेक्टर, फर्म के लिए पार्टनर्स, एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय, होल्डिंग के लिए सब्सिडरी, कॉमन शेयर होल्डिंग 25% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, सोल एजेंट, कंशनर, ये सब रिलेटेड पर्सन होते हैं। फैमिली के अंदर बोला स्पाउस एंड चिल्ड्रन फैमिली होते हैं, हाउएवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल तो वो भी फैमिली का हिस्सा रहेगा। तो इनके बीच में कोई भी सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज हुआ विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस डीम्ड सप्लाई है, या फिर सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इसके नोट में हमने देखा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 तक की सर्विस देगा तो वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, तो 50,000 तक की छोटी मोटी एग्जेम्पशन दी गई है। और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो वो जानते हो आप वो कौन सा केस है, वो एक तरीके से शेड्यूल 3 का केस है, वो वैसे ही सप्लाई के दायरे से बाहर होता है। तो पैरा 3 शेड्यूल 1, पैरा 3 शेड्यूल 1 क्या बोलता है। अब पैरा 3 शेड्यूल 1 बोलता है एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, केवल गुड्स की बात करता है। इसका दूसरा मतलब सर्विसेज, ये हैश नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। तो एनी सप्लाई ऑफ गुड्स किसके बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट। प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया, क्यों, क्योंकि एजेंट अंडरटेक्स टू फर्दर सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, और बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, यानी एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई किया, क्यों, क्योंकि एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर ऐसा कोई भी काम होता है इसका मतलब प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया जाता है, विदाउट कंसिडरेशन भी किया जाता है, तो पैरा 3 शेड्यूल 1 बोलता है कि ये डीम्ड सप्लाई है, करेक्ट। तो बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल। अब ऐसा क्यों होता है, प्रिंसिपल टू एजेंट। अब आप जानते हैं कई ऐसी कंपनी है जो अपने गुड्स को खुद ना बेच के एजेंट्स को अपॉइंट करती है और वो एजेंट्स उन गुड्स को बेचते हैं। जैसे मान लो सैमसंग कंपनी हो गई, अब उसने अपनी टीवी बेच दी। अब सैमसंग जब अपनी टीवी बेचेगा तो उसके लिए उसने अपने कुछ एजेंट्स अपॉइंट कर रखे, तो अभी सैमसंग का एक एजेंट होगा, एक डीलर, इधर प्रिंसिपल बैठा है एक कंपनी, लेट्स, इधर एजेंट है मिस्टर ए। अब कंपनी क्या करती है, इधर एक कस्टमर है, इस कस्टमर मिस्टर एक्स,
अभी मिस्टर एक्स को टीवी चाहिए। सैमसंग ने मिस्टर ए को बोला यार कस्टमर खोज के लाओ, बहुत टाइम हो गया हमने टीवी नहीं बेची है, तू कस्टमर खोज के ला, उसको हम टीवी बेचेंगे। यू एक्ट एज अवर एजेंट। अब दो तरीके के एजेंट होते हैं, ये एजेंट दो तरीके से काम करता है। एक एजेंट क्या होगा, एक एजेंट ऐसा एजेंट होगा जो सैमसंग को बोलेगा देखो भैया मैं तुमको कस्टमर ला के दे रहा हूं, करेक्ट, मैं तुमको कस्टमर ला के दूंगा, तुम उसको टीवी बेचना, यू सेल टीवी, रिसीव मनी, ये तुम करो। मैं तुमको कस्टमर ला रहा हूं कि भैया मिस्टर ए है उसको 100 टीवी चाहिए, तुम उसको टीवी बेचो, उससे पैसे लो, तुम्हारे बीच में सेल परचेज का काम हुआ, ये बन गया सेलर, ये बन गया बायर। मेरा 2% कमीशन ध्यान रखना, जितना भी सेल होगा मेरे को तू क्या करना, कमीशन दे देना। कमीशन एजेंट होते हैं, तो बोला भैया मैं मेरा कमीशन लूंगा, मेरे को बाकी चीज से मतलब नहीं है, मैंने तुम्हें कस्टमर ला के दे दिया, इसको जितना भी सेल करेगा जितना भी बिल बनाएगा 2% मेरे को कमीशन चाहिए। और इधर कस्टमर को भी बोल दिया देख भाई तेरे को जिसकी टीवी चाहिए मैं सैमसंग से तेरे को टीवी दिलवा रहा हूँ, 5% कमीशन मेरा ध्यान रख। कुल मिला के ये दोनों तरफ से वो एक ही मर्जी, उसका काम ही वही है, बिजनेस ही वही है, कमीशन एजेंट, तो उसने कमीशन चार्ज कर लिया। क्या ऐसे एजेंट की यहाँ बात की जा रही है? आंसर इज नो। ऐसे लोगों को पैरा 3 में कवर नहीं किया गया, पर ये एक तरीके का ट्रांजेक्शन है जो पता है कि ऐसा भी होता है। यही ट्रांजेक्शन को दूसरा तरीका होता है करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, सैमसंग ने मिस्टर ए को बोला अपने एजेंट को कि देख भाई मैं तेरे को क्या करता हूं, टीवी देता हूं, एक काम कर मैं तेरे को टीवी देता हूं, ठीक है, फिर तू क्या कर, तू इस कस्टमर को टीवी दे, तू इस कस्टमर को टीवी दे। इसका मतलब अपन बीच में एक एजेंट को रख रहे हैं, कस्टमर डायरेक्टली सैमसंग के पास नहीं जा रहा, सैमसंग डायरेक्टली कस्टमर के पास नहीं जा रहा, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट है जो एक्ट कर रहा है, हु इज एक्टिंग एज एन एजेंट। अब सवाल ये है, ये कस्टमर ने 100 टीवी खरीदी, किससे, मिस्टर ए के शोरूम में गया, बोले साहब सैमसंग की टीवी दिखाओ, मिस्टर ए ने बोला देखो इतनी बेहतरीन टीवी है खरीद लो, 100 टीवी बेचा। अब सवाल है कस्टमर को बिल कौन दे रहा है, ए दे रहा है, किस नाम से बिल दे रहा है, अपने खुद के नाम पे बिल देगा, ही इज एन ऑथराइज्ड एजेंट। तो ए जो है, ए क्या कर रहा है, इशूज इनवॉइस इन हिज ओन नेम, ऐसा हो रहा है। ऐसे लोगों को बोला गया है पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट। अब इसने बिल दिया, कस्टमर ने मेक्स पेमेंट यानी रिसीव मनी, तो कस्टमर ने ए को पैसा दिया होगा। अब ए क्या करेगा, ए कुछ अपने पास रखेगा, बचा हुआ पैसा सैमसंग को देगा। लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन करने के लिए अभी सैमसंग ने इस एजेंट को कुछ टीवी सप्लाई किया था ना, और वो जो टीवी सप्लाई किया अभी मान लो विदाउट कंसिडरेशन किया, उसने बोला, सैमसंग ने बोला भैया 500 टीवी रख, इसके इतने पैसे होते दे दे। एजेंट बोलता है अभी कहां से दूं पैसा, पहले थोड़ा बिकने दो। बोले नहीं पैसा नहीं दोगे तो टीवी नहीं देंगे। मैं बोला मत दे, मैं लोकल टीवी बेच दूंगा किसी की। सैमसंग बोलता नहीं मेरा भी तो सेल्स बढ़ाना है, तो एक काम कर अभी 500 टीवी तू रख, पैसा बाद में ले लेंगे, पैसा कहां जा रहा है। तो इट्स अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक्स टू फर्दर सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बिहाफ में एजेंट बोल रहा है कि मैं ये गुड्स को बेचूंगा। और किसको यहां एजेंट बोला गया, हु इज इशूइंग इनवॉइस इन हिज ओन नेम। तो जो एजेंट इनवॉइस अपने नाम पे इशू करेगा उसको यहाँ पे पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट बोला। तो ये ट्रांजैक्शन ए और कस्टमर के बीच में हो रहा है, तो वो तो पैसा दो, वो तो सेल का ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज, कि एजेंट ने कस्टमर को बेचा है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन सैमसंग और एजेंट के बीच में हुआ था 500 टीवी जो अभी गई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, सवाल ये उठने लगा क्या वो सप्लाई और क्या उस पर जीएसटी लगेगा। पैरा 3 शेड्यूल में बोलता है इट इज सप्लाई लेविएबल टू जीएसटी, सैमसंग ने उसका जीएसटी देना पड़ेगा। सैमसंग बोलता है लेकिन अभी पैसे आए नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इट इज डीम्ड सप्लाई, जीएसटी लग के रहेगा, करेक्ट।
तो सैमसंग ने उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। प्रिंसिपल से एजेंट की कहानी क्लियर हो गई, कोई डाउट? अब वैसे ही काम होता है एजेंट से प्रिंसिपल का। अब वो एजेंट से प्रिंसिपल क्या होता है वो अपन देखेंगे अपने अगली क्लास में। तो यहाँ तक का आप रीडिंग अपडेट करते हुए रहना, यहाँ तक की पूरी रीडिंग लेना, पुराना जो पढ़ा उसको रिवाइज करना, फिर इसके आगे का हिस्सा अगली क्लास में अपन जुड़ेंगे। क्राइटेरिया एक ही है। क्राइटेरिया क्या है? इनवॉइस कौन दे रहा है। इस वाले केस में इनवॉइस जो है वो सैमसंग दे रहा था, तो जब इनवॉइस सैमसंग दे रहा है तो यहाँ पे जो एजेंट है वो पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है, वो कमीशन एजेंट है। लेकिन सेकंड वाले केस में मिस्टर ए सेलिंग एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट, ऐसे को बोला जाता है सेलिंग एजेंट, जो बिल भी अपने नाम से देता है। बिल सैमसंग का नहीं दे रहा है कस्टमर को, बिल अपने नाम से इशू कर रहा है। तो उस केस में एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में जो रिश्ता है वो पैरा 3 वाला रिश्ता है। उस केस में जो भी ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होगा covered under para 3 schedule 1 deemed supply even if it is without consideration in course of furtherance of business। ठीक बात है। तो ऐसे ही एजेंट टू प्रिंसिपल क्या है ये अपन अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।